हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर बीएड सेकेंड ईयर का इस महामैराथन क्लास में आज हम लोग कंपलसरी क्वेश्चन यूनिट 1 और यूनिट 2 से ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन को बनाए हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाना चाहिए। दोस्तों, इस सेशन को सभी दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस सेशन का सभी दोस्तों तक अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो आइए दोस्तों, आप लोग के पास समय कम है, इसलिए हम ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लेते हुए आप लोग का टॉपिक शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए इस महामैराथन क्लास को अच्छे से देखते हैं। और यदि आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्लास को बहुत अच्छे से देख लीजिए, आप लोग का पूरा टॉपिक इसमें से क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में उम्मीद करेंगे कि आप लोग का यहाँ से जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इस सेशन को अधिक से अधिक सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर लें। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग कंपलसरी क्वेश्चन को देखते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन लिए हैं, एक है समावेशी शिक्षा का अर्थ और बहु इंद्रिय अधिगम, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आप लोग का 2 रहेगा। ठीक है, 8 नंबर का रहेगा, 4 दूना 8 नंबर का और 4 नंबर का एक जो है क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो कंपलसरी क्वेश्चन सबको बनाना अनिवार्य है। 4 नंबर का ये रहेगा, 4 नंबर का ये रहेगा, दो क्वेश्चन रह सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले है समावेशी शिक्षा का अर्थ, क्योंकि पेपर ही है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो समावेशी शिक्षा पे बात करेंगे ही। तो समावेशी शिक्षा, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, पेपर है आपका क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा, तो आपके एग्जाम में आना ही है क्योंकि पेपर का नाम ही है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ पहले क्या होता है इसको समझते हैं। समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा को कहते हैं जिसमें विशेष क्षमता वाले बालक, जैसे कि श्रवण बाधित बालक, मंदबुद्धि बालक, अधिगम अशक्त बालक, दृष्टिबाधित बालक एवं प्रतिभाशाली बालक को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा को कहते हैं जो विशेष क्षमता वाले बालक, तो विशेष क्षमता वाले बालक में कौन कौन आते हैं, तो श्रवण बाधित जो सुन नहीं सकते, मंदबुद्धि जो जिसका दिमाग कमज़ोर होता है, अधिगम अशक्त बालक, अधिगम अशक्त जो सीखने में दिक्कत होती है, दृष्टिबाधित बालक जो देख नहीं सकते, वो प्रतिभाशाली बालक, इन सभी बालकों को जब सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है तो उसे हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। उसे हम लोग कौन शिक्षा कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा समाज में पनप रहे रूढ़िवादिता विचार को खत्म करती है। समावेशी शिक्षा जो होती है वो समाज में पनप रहे रूढ़िवादिता विचार, रूढ़िवादिता विचार का मतलब वैसे विचार जो समाज जो है दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से वंचित रखता है, तो इस तरह के विचार को हम लोग रूढ़िवादिता विचार कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा इस तरह के विचार को खत्म करती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रहकर शिक्षा दी जाती है, तो उसे हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम नया बनाया जाता है। इसका पाठ्यक्रम नया बनाया जाता है क्योंकि इसमें विशिष्ट बालक रहते हैं और विशिष्ट बालकों को ध्यान में रखते हुए इसका पाठ्यक्रम नया बनाया जाता है, क्योंकि विशिष्ट बालकों को उनके जो पाठ्यक्रम होते हैं उनमें कई सारे जो है टूल्स होते हैं जो विशिष्ट बालकों को दिया जाता है, जो दिव्यांग बालकों को दिया जाता है। उनके कई सारे सहायक उपकरण होते हैं जो उन बच्चों को दिया जाता है, तो इस तरह से जो है उनका पाठ्यक्रम नया बनाया जाता है जिसमें विशिष्ट बालकों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। समावेशी शिक्षा में सभी बालकों को समान रूप से सभी कार्यों को करने का अवसर देता है। जहाँ समावेशी शिक्षा जो है सभी बालकों को समान रूप से सभी कार्यों को करने का अवसर देता है, सभी बालकों को। ठीक है, आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा देने के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षित शिक्षक, चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक दिए जाते हैं। समावेशी शिक्षा जो है वो कोई सामान्य टीचर नहीं दे सकते हैं, इसके लिए एक विशेष टीचर होना चाहिए, यानी प्रशिक्षित टीचर होना चाहिए जो पहले से उन्हें विशिष्ट बालकों की जानकारी उन्हें पहले से दिया जाना चाहिए कि विशिष्ट बालकों को किस तरह से शिक्षा देना है। इसलिए उस तरह के बच्चों को ट्रीटमेंट करने के लिए प्रशिक्षित टीचर का होना ज़रूरी है। चिकित्सक होना जरूरी है जो कि प्रशिक्षित चिकित्सक होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। तो ये लोग जो है समावेशी शिक्षा में अपना विशेष योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा में सामान्य टीचर जो है वहाँ सामान्य शिक्षक इसको नहीं पढ़ा सकते हैं, इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षक का होना जरूरी है। जहाँ समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है। समावेशी शिक्षा क्या होती है, कम खर्चीली होती है, क्योंकि इस शिक्षा में सभी बालकों को यानी विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ रहकर पढ़ाया जाता है और विशिष्ट बालकों को अलग से पढ़ाने के लिए अलग विद्यालय खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ रहकर शिक्षा दी जाती है, इसलिए ये शिक्षा कम खर्चीली होती है। क्योंकि एक ही कक्षा में विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ रहकर शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। समावेशी शिक्षा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, वो दिव्यांग हो या सामान्य बच्चे हो, सभी को एक समान रूप से रहकर शिक्षा दी जाती है। बल्कि समावेशी शिक्षा बच्चों के अंदर हीन भावना उत्पन्न न हो एवं समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाए, इसके लिए सभी बच्चों को समान अवसर देने के लिए शिक्षा देती है। समावेशी शिक्षा जहाँ
जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उस तरह के बच्चों को अपने अंदर हीन भावना ना हो उत्पन्न हो, इसलिए जो है समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए यह समावेशी शिक्षा दी जाती है ताकि उन्हें समान रूप से उन्हें अवसर मिल सके। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का अर्थ हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं बहुइंद्रिय अधिगम। दूसरा टॉपिक है बहुइंद्रिय अधिगम। ठीक है, मल्टी सेंसरी लर्निंग। बहुइंद्रिय अधिगम क्या होता है? बहुइंद्रिय अधिगम का अर्थ होता है बच्चों को उनके सीखने की शैली के अनुरूप तकनीक, बच्चों को उनके सीखने की शैली के अनुरूप तकनीक देना ही बहुइंद्रिय अधिगम कहलाता है। अर्थात यह उन छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं जो सीखने में संघर्ष करते हैं। ये उन छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है जो सीखने में संघर्ष करते हैं। और सीखने में संघर्ष कौन करते हैं? जिनको शारीरिक रूप से या फिर किसी भी प्रकार का उसमें दोष पाया जाता है, तो उसी को हम लोग दिव्यांग बच्चे कहते हैं। तो इस तरह के बच्चों को सीखने में संघर्ष करना पड़ता है, तो उसे हम लोग बहुइंद्रिय अधिगम का मतलब होता है वैसे बच्चे जिसमें इंद्रियों यानी आँख, कान, बोलने, शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का दोष पाया जाता है, तो वैसे बालकों को कैसे सिखाया जाए ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। यानी इस तरह के बालकों को कैसे सिखाना है ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके। तो वैसे बच्चे जिसमें इंद्रियों यानी आँख, कान, बोलने, शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का इसमें दोष होता हो, तो वैसे बालकों को कैसे सिखाना है ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसी को हम लोग बहुइंद्रिय अधिगम कहते हैं। इसमें कुछ बालक के देखेंगे कि जो देख नहीं सकते उसे हम लोग दृष्टि बाधित बालक कहते हैं, जो सुन नहीं सकते उसे हम लोग श्रवण बाधित बालक कहते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं उसे हम लोग वाणी बाधित बालक कहते हैं। ठीक है, जो शारीरिक रूप से ग्रसित हो उसे शारीरिक बाधित बालक कहते हैं, जो सीखने संबंधी कठिनाई हो उसे हम लोग अधिगम असमर्थ बालक कहते हैं। अधिगम का मतलब सीखना, असमर्थ का मतलब असमर्थ होना। तो सीखने संबंधी कठिनाई हो तो अधिगम असमर्थ बालक कहते हैं। जो मानसिक रूप से कमज़ोर हो तो उसे हम लोग मंद बुद्धि बालक कहते हैं। तो इस तरह से जो है बालकों को हम लोग उनके दिव्यांगता के अनुसार उन्हें बांटा गया है। ठीक है, जो देख नहीं सकता है तो दृष्टि बाधित हो गया, जो सुन नहीं सकता है तो श्रवण बाधित हो गया, जो बोल नहीं सकता है तो वाणी बाधित बालक हो गया, जो शारीरिक रूप से हो तो शारीरिक बाधित बालक हो गया, जो सीखने संबंधी कठिनाई हो अधिगम असमर्थ बालक हो गया, जो मानसिक रूप से कमजोर हो तो मंद बुद्धि बालक हो गया। तो इस तरह दिव्यांग बालकों के कई प्रकार हैं, तो वो हम यहाँ पे दिखा दिए। मल्टी सेंसरी आपका लर्निंग में इस तरह के बालकों को किस तरह से सिखाना है ये देखते हैं। तो इस तरह के बालकों को किस प्रकार से अधिगम कराया जाना चाहिए, तो देखिए इस जो है डायग्राम के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि मल्टी सेंसरी लर्निंग का मतलब कि बहुइंद्रिय अधिगम के माध्यम से बच्चों को कैसे सिखाना है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग देखते हैं दृष्टि बाधित बालक। वैसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं तो उनके लिए हम लोग ब्रेल पुस्तक का प्रयोग करेंगे, बोलने वाले कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे और सर्किट टेलीविज़न का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह के हम लोग उपकरण का प्रयोग करेंगे जो बच्चे देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं तो उसे हम लोग श्रवण बाधित बालक कहते हैं। उसके लिए चिन्ह भाषा का प्रयोग करेंगे, श्रवण उपकरण, ऑडियो रिकॉर्डिंग और फोनिक कान का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं तो इस तरह के बच्चों के लिए हम लोग ये सभी उपकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आप लोग जो है कुछ 2-3 उपकरण याद रखिएगा, सभी दृष्टि बाधित बच्चों के लिए हो या श्रवण बाधित, सभी दिव्यांग बच्चों के लिए 2-3 जो है आप लोग उपकरण जरूर याद रखिएगा। वाणी बाधित बालक, जो बच्चे बोलने में दिक्कतें होती है उसे हम लोग वाणी बाधित बालक कहते हैं। जैसे चित्र के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से, मॉडल, वाणी संबंधी जो है उपकरण, तो ये सभी जो है आपका वाणी बाधित बालक के लिए जो है ये सभी उपकरण उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए। शारीरिक बाधित बालक के लिए बैसाखी होना चाहिए, जिसको शरीर में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, ठीक है, चल नहीं सक रहा हो, इसके लिए जो है बैसाखी का प्रयोग करना है, पहिए वाली कुर्सी का प्रयोग करना है, पेन, टेप, बोर्ड, इन सभी जो है शारीरिक बाधित बालक के लिए जो है ये सभी उपकरण उपलब्ध कराएं ताकि वो पढ़ सके। अधिगम असमर्थ बालक, वैसे बच्चे जिसको सीखने में दिक्कत हो रहा हो तो उसको हम संचार बोर्ड देंगे, टैबलेट देंगे, डिजिटल उपकरण के माध्यम से उन्हें सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और लास्ट है मंद बुद्धि बालक। तो मंद बुद्धि बालक जिसके मस्तिष्क थोड़ा सा कमज़ोर होता है उसे हम लोग मंद बुद्धि बालक कहते हैं, जिनकी मानसिकता थोड़ी कमज़ोर होती है। जैसे उन्हें हम लोग चित्र के माध्यम से दिखाएंगे, प्रतीक, मॉडल, ये सभी चीज़ों से उनको जो है हम लोग चित्र से दिखाएंगे, प्रतीक के माध्यम से और मॉडल के माध्यम से। इस तरह के बच्चों को बार बार हम लोग जो है सिखाने का प्रयास करेंगे। तो बहुइंद्रिय अधिगम
मतलब वैसे अधिगम जो कई प्रकार के दोषों से ग्रसित होते हैं बच्चे, तो उस तरह के बच्चों को कैसे सिखाना है, तो यहाँ पे कई सारे हम उपकरण के माध्यम से इसको बताएं। आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। 2-3 उपकरण, दृष्टिबाधित बालक हो या श्रवण बाधित बालक हो या वाणी बाधित बालक हो, शारीरिक बाधित बालक हो, अधिगम असमर्थ बालक हो या मंदबुद्धि बालक हो, सबके लिए जो है 2-3 उपकरण आप लोग को याद रखना है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट याद रख लीजिए, इसको बार बार देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन और लाए हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन को एक एक करके ख़त्म कर देना है आज। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता भी पूछ सकता है, समावेशी शिक्षा की प्रकृति, समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवाएं, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान और समावेशी शिक्षा में सामाजिक अधिगम। तो ये हम लोग 5 टॉपिक लाए हैं। उम्मीद करेंगे यहाँ से 2 टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाना चाहिए। चलिए एक एक करके देखते हैं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा की क्यों आवश्यकता पड़ा, तो 1 नंबर में देखते हैं। इस तरह से आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, सामान्य मानसिक संभव होना, ठीक है। दूसरा है सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना। तीसरा है समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है। चौथा है शैक्षिक एकीकरण। 5 में है समानता के अधिकार का पालन करना और 6 में है आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन। तो इस तरह से हम लोग 6 पॉइंट को देखें जहाँ समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं पड़ती है। एक एक करके देखते हैं सबको। सामान्य मानसिक संभव हो। सामान्य मानसिक के संभव, इससे तात्पर्य यह है कि विशिष्ट बालक अपने आप को हीन भावना में रहते हैं, जिससे उन्हें चाहिए कि विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने के लिए बौद्धिक क्षमता विकसित होती है। देखिए सामान्य मानसिक संभव होने का मतलब हुआ कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वो अपने आप को कक्षा में हीन भावना उत्पन्न ना हो, इसलिए जो है उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रहकर शिक्षा दी जाती है, ताकि उनका भी सोच जो है सामान्य मानसिक सोच बने जो सामान्य बालक सोचते हैं, जिसमें विशिष्ट बालकों की मानसिक सामान्य बच्चों की तरह रहने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। समावेशी शिक्षा की यहाँ पे आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि विशिष्ट बालक जो है कहीं ना कहीं कक्षा में अपने आप को हीन भावना से देखते हैं। उन्हें लगता है कि हम दिव्यांग हैं, इसलिए जो है वो सीख नहीं सकते हैं, इसलिए इस तरह के बच्चों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह के बच्चों को, विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ अगर शिक्षा दें तो ऐसे बच्चे, विशिष्ट बालक जो होते हैं वो उसमें भी सामान्य मानसिक संभव हो जाएगा। दूसरा है सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना। सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करने का मतलब ये हुआ कि जब समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ रखने पर उन्हें सामाजिक परिवेश के गुणों से अवगत कराया जाता है, तो जिससे उन्हें सामाजिक गुण विकसित होती है। देखिए सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करना है, जब समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि सामाजिक गुण प्रवेश करेगा। जो सामान्य बालक होते हैं उनके सामाजिक गुण जो है विशिष्ट बालकों में प्रवेश करेगा, और सामाजिक प्रवेश से उन बच्चों को भी उनका सामाजिक गुण विकसित होंगे, ठीक है। तीसरा नंबर, समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? कम खर्चीली होती है। जब विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रहकर शिक्षा दिया जाता है तो समावेशी शिक्षा कम खर्चीली एवं लाभदायक होती है। जब विशिष्ट बालकों को अगर हम सामान्य बच्चों के साथ रहकर शिक्षा देते हैं तो समावेशी शिक्षा कम खर्चीली एवं लाभदायक हो जाता है। इसके लिए जो अलग से विद्यालय खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, सामान्य विद्यालय में ही उन्हें सामान्य बच्चों के साथ रहकर शिक्षा दी जाती है। तो इस तरह से समावेशी शिक्षा कम खर्चीली होती है। शैक्षिक एकीकरण। शैक्षिक एकीकरण देखा जाए तो विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने के लिए बौद्धिक गुणों का विकास होने लगता है। विशिष्ट बालकों में शैक्षिक गुण विकसित होने लगते हैं और शिक्षा में एकीकरण होने लगता है। शिक्षा में एकीकरण का मतलब हुआ कि विशिष्ट बालकों को जब सामान्य बच्चों के साथ हम शिक्षा देंगे तो उनका बौद्धिक विकास होगा और शैक्षिक गुणों का विकसित होगा और शिक्षा में एकीकरण होगा। शिक्षा में एक दूसरे के साथ जुड़कर जो है वो सहयोग करके पढ़ेंगे। 5वां नंबर में है समानता के अधिकार का पालन करना। समावेशी शिक्षा छात्रों, विकलांग बच्चों के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति संविधान के दायित्व का पालन करती है। समावेशी शिक्षा पूरे भारत में फैली है तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को शिक्षा देना संविधान के अंतर्गत करता है। जहां इन बच्चों को संविधान जो ये कहता है कि शारीरिक बाधित बालकों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए संविधान के अंतर्गत उन्हें क्या देना है? शिक्षा देना है, ताकि समावेशी शिक्षा जो है इन बच्चों को हीन भावना से दूर रख सके। 6 नंबर में है आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन। ऐसे बच्चे को आत्मनिर्भरता बनाना जरूरी है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें स्वावलंबन बनाना जरूरी है। समावेशी शिक्षा जहाँ विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन बनाती है, जहाँ समाज के इन बच्चों को नकार देती है, वहीं समावेशी शिक्षा इन बच्चों
में कौशल विकसित करती है और जीविकोपार्जन का मार्गदर्शन देती है। समावेशी शिक्षा जो होती है विशिष्ट बालकों पर आत्मनिर्भर और स्वावलंबन बनाती है। जहाँ समाज जो होती है इन बच्चों को नकार देती है, इन बच्चों को हीन भावना से देखती है, तो वहीं समावेशी शिक्षा जो है इन बच्चों में कौशल विकसित करता है, उनके अंदर जो छिपी प्रतिभा होती है उसको विकसित करने का प्रयास करता है और उनको जीविकोपार्जन के लिए आने वाले भविष्य में वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपना जीवन व्यतीत कर सके, इसके लिए जो है समावेशी शिक्षा उन्हें मार्गदर्शन देती है। तो यहाँ पे हम लोग समावेशी शिक्षा के लगभग 6 आवश्यकताएं देखिए, 6 को 6 आवश्यकताओं को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की प्रकृति। समावेशी शिक्षा की प्रकृति निम्नलिखित होती है, निम्न रूप से देख सकते हैं नेचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। पहला है समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ रहकर सामान्य शिक्षा कक्षा में शिक्षा ग्रहण की जाती है। ये बात तो समझ गए। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण की जाती है, ये पहला प्रकृति हुआ। दूसरा है समावेशी शिक्षा जहाँ पृथक्करण का भेदभाव का विरोध करती है। समावेशी शिक्षा जो है किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध करती है, वो विशिष्ट बालक हो या सामान्य बालक हो, सभी बालकों को समान रूप से समान कक्षा में एक साथ रहकर शिक्षा दी जाती है, तो उसे हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा जहाँ पृथक्करण का भेदभाव का विरोध करती है। नेक्स्ट है 3 नंबर में कि समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है, समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। देखिए समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन का पूरक नहीं है, ठीक है, विकल्प नहीं है, ये जो है उसका क्या है, पूरक है। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों एक साथ मिलकर जो है बच्चों को विशिष्ट बालकों को शिक्षा देता है। तो समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का एक विकल्प नहीं है, बल्कि इसका क्या है, एक पूरक है। इसलिए जो है दोनों मिलके जो है इस तरह के बच्चों को शिक्षा देते हैं ताकि ये बच्चे जो है पढ़ सकें। 4 नंबर देखिए, इस शिक्षा में अपंग बालकों को शिक्षा का समान अवसर हो तथा अन्य व्यक्तियों की तुलना में आत्मनिर्भर होकर अपना जीविकोपार्जन कर सके। यानी कि इस तरह की शिक्षा जो होती है वो अपंग बालकों को शिक्षा का समान अवसर देती है, ठीक है, वह अन्य व्यक्तियों को की तुलना में आत्मनिर्भर तथा अपना जीवन यापन कर सके। यानी कि समावेशी शिक्षा जो होती है वो बालकों को शिक्षा का समान अवसर देती है तथा इस तरह के व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में अपना आत्मनिर्भर बन सके और अपना जीवन यापन कर सके, इसके लिए भी मार्गदर्शन करती है। 5 नंबर प्रकृति है कि समावेशी शिक्षा अपंग बालकों को सामान्य बालकों की तरह वातावरण उपलब्ध कराती है, ठीक है। ये सब जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देखते हुए आप लोग जल्दी से इसको रिवीजन कीजिए। 6 नंबर में समावेशी शिक्षा व्यक्तियों में पाई जाने वाली भिन्नताओं को ख़त्म करती है, ठीक है। समावेशी शिक्षा जो है व्यक्तियों में पाई जाने वाली भिन्नताओं को ख़त्म करती है। जहाँ समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को सामान्य छात्रों की तरह समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। जहाँ समावेशी शिक्षा जो होती है विशिष्ट बालकों को सामान्य छात्रों की तरह समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, ठीक है। 8 नंबर में है कि समावेशी शिक्षा जहाँ विशिष्ट बालकों में शिक्षा से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करती है, उन्हें उपकरण उपलब्ध कराती है। जहाँ समावेशी शिक्षा जो होती है विशिष्ट बालकों में शिक्षा से उत्पन्न कठिनाइयाँ जो भी होती है उसको दूर करने का प्रयास करती है और उन्हें उपकरण देती है, टूल्स देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोर्ट सर्विस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, तो समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवाएं कौन कौन है इसको देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिए, ठीक है, याद रहेगा। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला था आईईपी, ठीक है, यानी आईईपी व्यक्तिगत शिक्षा योजना। दूसरा है सहायक उपकरण। तीसरा है प्रशिक्षण। चौथा में है जागरूकता। 5वां में चिकित्सक सेवाएं और 6 में है पारिवारिक समर्थन। तो ये 6 जो है समावेशी शिक्षा के सहायक सेवाएं हैं, ठीक है। तो सहायक सेवाओं को याद रखिएगा, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। व्यक्तिगत शिक्षा योजना क्या होता है कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना एक समावेशी शिक्षा का भाग है। व्यक्तिगत शिक्षा योजना जो होती है वो समावेशी शिक्षा का एक भाग होती है, जो उन बच्चों की ज़रूरतों के लिए जिन्हें किसी प्रकार की सहायता चाहिए होती है, मुख्य रूप से विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को होती है। देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा योजना जो होती है एक समावेशी शिक्षा का भाग है, जो कि उन बच्चों की ज़रूरतों के लिए होती है जिन्हें किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए होती है, उन्हें सहायता चाहिए। विशेष बालकों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो है योजना तैयार की जाती है जो व्यक्तिगत शिक्षा योजना देती है। तो व्यक्तिगत शिक्षा योजना उन्हीं बालकों को चयन करती है जो दिव्यांग बच्चे होते हैं। तो उन दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उन्हें मदद करती है, ठीक है। आईईपी व्यक्तिगत शिक्षा योजना विकलांगता छात्रों के लिए विशेष शिक्षा का
अनुभवों की एक रूपरेखा तैयार करती है, यानी इस तरह के बच्चों की एक रूपरेखा तैयार करती है। वैसे बच्चे जो अधिगम अशक्त होते हैं, दृष्टि दोष होते हैं, बौद्धिक विकलांगता होते हैं, स्वास्थ्य हानि होती है, श्रवण दोष होते हैं, दिव्यांग दृश्य दोष होते हैं आदि बच्चों का डाटा तैयार करके उन्हें विशेष सुविधाएं, आवास, संशोधन सेवाएं देती है। इस तरह के जो है बच्चों की एक रूपरेखा तैयार कर कर उन्हें उनको सुविधाएं देती है, आवाज़ देती है और संशोधन करके ये सेवाएं प्रदान करती है। चलिए, दूसरा है सहायक उपकरण। अब इस तरह के बच्चों को सहायक सेवाएं में एक सहायक उपकरण देना जरूरी होता है, जो बच्चे जो है आपका विकलांग वाले होते हैं। इसमें विकलांग वाले बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में बांट के जो है हम इस तरह से डायग्राम के माध्यम से बताने का कोशिश की। आप लोग भी इस तरह से एग्जाम में बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दृष्टि बाधित उपकरण, दूसरा है श्रवण बाधित उपकरण, तीसरा है वाणी बाधित बालक और 4 में है बंद बाधित उपकरण। तो दृष्टि बाधित बालकों के लिए ब्रेल लिपि देना है, बोलने वाले कैलकुलेटर उपलब्ध कराना है, सर्किट टेलीविज़न देना है और विशिष्ट उपकरण देना है। श्रवण बाधित बालक जो बच्चे सुन नहीं सकते उसे चिन्ह भाषा का प्रयोग करवाना है, श्रवण उपकरण देना है, ऑडियो डिकोडिंग करना है और फोनिक कान का प्रयोग करना है। वाणी बाधित बालक जो बच्चे बोल नहीं सकते उन्हें चित्र के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से और रेखा चित्र के माध्यम से बताना है। मंद बाधित बालक वैसे बच्चे जिनकी मानसिक कमजोर होती है, उन्हें चित्र के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से उन्हें दिखा के जो है उन्हें पढ़ाने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक एक करके। तीसरा है प्रशिक्षण, ठीक है। तीसरा आपका सहायक सेवाएं में आता है प्रशिक्षण। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो विशिष्ट बालकों को शिक्षित करा सके। यानी कि समावेशी शिक्षा जो होती है वो सामान्य शिक्षक नहीं दे सकते। समावेशी शिक्षा इनके लिए ट्रेंड टीचर का होना जरूरी है। जो प्रशिक्षित शिक्षक जो होते हैं वही समावेशी शिक्षा दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे दिव्यांग बच्चे होते हैं, विकलांगता वाले बच्चे होते हैं। तो उस तरह के बच्चों को किस तरह से शिक्षा दें, उनके लिए जो है पहले से उन्हें इस तरह के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो विकलांगता वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दे सके। तो तीसरा ये सहायक सेवा हो गया प्रशिक्षण। चौथा में सहायक सेवाएं में आते जागरूकता, जन प्रचार। समाज गाँव में समावेशी शिक्षा के बारे में बताइए। समाज गाँव को समावेशी शिक्षा के बारे में बताइए, जहाँ दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा से जोड़िए, जन जन तक समावेशी शिक्षा का प्रचार कराइए जिससे दिव्यांग बच्चे पढ़ सके। सभी लोगों को जागरूक कीजिए कि समावेशी शिक्षा होता है, जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको समावेशी शिक्षा से जोड़िए और उन्हें शिक्षा से वंचित मत कीजिए। समाज की मुख्य धारा से जोड़िए और शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है तो वहाँ से जो है उनको शिक्षा देना चाहिए। तो सभी व्यक्तियों को जन जन तक जागरूक कीजिए ताकि विकलांगता वाले जो भी बच्चे हैं, गाँव हो समाज में हो, उन सभी बच्चों को समान रूप से उन्हें शिक्षा मिल सके जो सामान्य बच्चों को मिलता हो, ठीक है। चलिए 5 नंबर में है चिकित्सक सेवाएं। चिकित्सक सेवाएं का मतलब हुआ कि जहां समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों को चिकित्सक सेवाएं प्रदान करती है, उन्हें ज़रूरतों के हिसाब से विकलांग बच्चों को समय समय पर चिकित्सीय जांच, सहायक सेवाएं उपलब्ध करती है। मतलब समावेशी शिक्षा जो है शिक्षा तो देती है, उसके साथ साथ चिकित्सक सेवाएं भी देती है कि विकलांगता वाले बच्चों को समय समय पर डॉक्टर जो है वहाँ आकर उनकी जाँच करते हैं, उनके जो है विकलांगता का उपकरण उपलब्ध करते हैं और उन्हें उनकी समय समय पर उनकी जांच करके जो उनकी सहायक सेवाएं प्रदान की जाती है। तो चिकित्सक सेवाएं भी जो है समावेशी शिक्षा में दिया जाता है, ये भी एक सहायक सेवा में आता है। नेक्स्ट है पारिवारिक समर्थन। पारिवारिक समर्थन का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ परिवार समाज दिव्यांग बच्चों को हीन भावना से देखती है, उन्हें भगवान का अभिशाप कहकर पुकारती है। जहाँ समाज परिवार है ना दिव्यांग बच्चों को एक हीन भावना से देखती है और उन्हें भगवान का एक अभिशाप कहकर पुकारती है कि भगवान जो है हमसे खुश नहीं थे, इसलिए इस तरह के बच्चों को जन्म दिया परिवार में, समाज में। तो इस तरह के बच्चों को एक अभिशाप के रूप में समाज देखता है, माता पिता देखता है, परिवार देखता है। इसलिए समावेशी शिक्षा में ऐसे बच्चों को जोड़ने के लिए पारिवारिक समर्थन होना जरूरी है जो ऐसे बच्चे पढ़ सके। इसलिए इस तरह के बच्चों को समावेशी शिक्षा से जोड़ने के लिए पारिवारिक समर्थन होना जरूरी है, माता पिता का सहयोग होना जरूरी है ताकि ऐसे बच्चे पढ़ सके, ऐसे बच्चे जो है शिक्षा से वंचित ना हो ताकि वो भी अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो पारिवारिक समर्थन होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग 6 पॉइंट को देखें जो समावेशी शिक्षा के सहायक सेवाएं थे, ठीक है। सपोर्ट सर्विस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मोस्ट VVI लगाना है जो आएगा एग्जाम में। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान, यानी सर्व शिक्षा अभियान जो है वो समावेशी शिक्षा में किस प्रकार से मदद करता है, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे।
ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के बाद जहाँ प्राथमिक स्तर के बालकों को 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा पूरी की जाए। जहाँ सर्व शिक्षा अभियान जो कब आया था, 2000 से लेकर 2001 के बीच में आया था। तो ये क्या कहा था कि प्राथमिक स्तर पर जो भी बालक होते हैं, जो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को उनकी शिक्षा पूरी करनी है। जहाँ एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य रहता है कि सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करना होता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक रूप से पिछड़े हो। यानी सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य रहता है कि सभी बच्चों को उनका शिक्षा प्राप्त हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, या फिर आर्थिक रूप से पिछड़े ही क्यों ना हो। इस तरह के बच्चों को समाज जो है शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है, जहाँ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी करवानी है। जहाँ एसएसए शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के बारे में प्रशिक्षण देती है। जहाँ एसएसए जो होती है, सर्व शिक्षा अभियान, समावेशी शिक्षा में इस तरह के शिक्षकों को प्रशिक्षित करती है ताकि वो समावेशी शिक्षा में अच्छे से पढ़ा सके, जिससे वो शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ जीवन यापन करने के बारे में भी बताया जाता है। यहाँ पे समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उन्हें जीवन यापन करने के बारे में भी बताया जाता है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में एसएसए की भूमिका, यानी समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान की क्या भूमिका होती है। 1 नंबर देखते हैं इसमें कि सर्व शिक्षा अभियान इस बात पर बल देती है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समान विद्यालयों में नामांकन दिया जाए, उन्हें समान विद्यालयों में शिक्षा प्रदान किया जाए। यानी सर्व शिक्षा अभियान इस बात पर बल देती है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं उन्हें समान विद्यालयों में नामांकन दिया जाए। सबसे पहला पॉइंट समावेशी शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान का ये पहला योगदान है कि जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले होते हैं उन बच्चों को सामान्य विद्यालयों में नामांकन दिया जाना चाहिए, उन्हें सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उन्हें वो भी बच्चे जो है सामान्य बच्चों के साथ रहकर सामान्य विद्यालय में पढ़ सकते हैं। तो ये पहला सर्व शिक्षा अभियान ये बात कही थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत समावेशी शिक्षा में। दूसरा है विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान कर जिस बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या हो उसे पीएचसी या सीएचसी सेवा उसे समावेशी शिक्षा से जोड़ा जाए। यानी कि विशिष्ट बालकों की पहचान करना है, ठीक है, गाँव में, समाज में, कि कौन कौन से बच्चे विशिष्ट बालक हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उन बच्चों की पहचान करना है। जिस बालकों को किसी भी प्रकार की समस्या हो उसे हम लोग पीएचसी या सीएचसी के माध्यम से समावेशी शिक्षा से उन्हें जोड़ देना है। तीसरा नंबर सर्व शिक्षा अभियान की ये भूमिका रही कि ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा ऐसे संगठन को बनाया जाए जो ऐसे बालकों की पहचान कर सके, उनका मूल्यांकन कर सके। देखिए, ब्लॉक स्तर पर जो है सर्व शिक्षा अभियान ऐसे संगठन का निर्माण करती है जो बालकों की पहचान कर सके। इस तरह के बालकों को गाँव में, समाज में जाकर जो है वहाँ इनकी पहचान कर सके और उनका मूल्यांकन कर सके। तो ये सर्व शिक्षा अभियान का ब्लॉक स्तर पर एक संगठन तैयार की जाती है जहाँ ऐसे बच्चों की पहचान की जाती है। नेक्स्ट है 4 नंबर में सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सहायक सामग्री दी जाती है, जैसे बैसाखी, पहिए वाली कुर्सी, ब्रेल पुस्तक, चित्र, मॉडल। यानी कि सरकार जो है विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको सहायक सामग्री देती है, असिस्टिव टूल्स देते हैं, ठीक है। तो जहाँ उन्हें बैसाखी देते हैं, पहिए वाली कुर्सी देते हैं, ब्रेल पुस्तकें देती है, चित्र देती है, मॉडल देती है, जो कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन बच्चों को दी जाती है। 5 नंबर में विशेष आवश्यकता वाले बालकों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार जिला स्तर या ब्लॉक स्तर पर सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें जिला स्तर पर हो या ब्लॉक स्तर पर जो है उनको सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है जो उनके लिए उपयोगी है, ठीक है। वो उनके सहायक सामग्री ब्लॉक स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो उन्हें उपलब्ध कराई जाती है, जहाँ उन्हें अधिगम सामग्री मिल सके। स्थानीय लोगों को ऐसे बालकों को ये सामग्री ब्लॉक स्तर या जिला स्तर पर उपलब्ध है। ऐसे स्थानीय लोगों को ऐसे बालकों के लिए सामग्री जो होती है ब्लॉक स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो वहाँ उपलब्ध कराई जाती है और वहाँ जाकर जो है वो सहायक सामग्री ले सकते हैं। जहाँ दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें बैसाखी की ज़रूरत होती है, पहिए वाली कुर्सी, ब्रेल पुस्तक, ये सभी जो है सुविधाएं आपके ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर जो उपलब्ध करा दी गई है, जहाँ जो स्थानीय लोग जो है वहाँ जाके इनका लाभ उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर में है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये कहा गया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आकर शिक्षकों को प्रशिक्षित किए, ताकि विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक का होना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि विशेष आवश्यकता वालों
के बच्चों को पढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षित टीचर का होना जरूरी है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है क्या करती है कि ब्लॉक स्तर पर जो है कुछ ट्रेनिंग को भेजता है, यानी प्रशिक्षण को भेजते हैं, और वो जाकर जो है शिक्षकों को प्रशिक्षित करता है, ठीक है। और वो प्रशिक्षित शिक्षक जो है समावेशी शिक्षा में जाकर विशिष्ट बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। तो ये भी सर्व शिक्षा अभियान का भूमिका होती है। 7 नंबर में है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रति वर्ष 1200 दिए जाते हैं ताकि वो शिक्षा से जुड़ सके। उन्हें यह आर्थिक भत्ते के रूप में दिया जाता है ताकि वो पढ़ सके, शिक्षा से दूर ना रह सके। तो इस तरह से जो है उन्हें जो है एक आर्थिक भत्ते के रूप में 1200 रुपया दिया जाता है ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रति वर्ष दिया जाए ताकि वो शिक्षा से जुड़े रहे, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट है विभिन्न आवश्यकताओं के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना, ठीक है, तहत प्रशिक्षित व्यक्तिगत रूप से उनकी शिक्षा मिल सके। इसकी चाहे मनोवैज्ञानिक निर्देशक, परामर्श, विशेष शिक्षक होना चाहिए। देखिए विभिन्न आवश्यकताओं के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना भी होती है, आइडियलाइज्ड एजुकेशन प्लान भी होता है, ठीक है। उसके तहत व्यक्तिगत रूप से शिक्षा उसे मिल सके, चाहे वो मनोवैज्ञानिक रूप से हो, निर्देशक के रूप में हो, परामर्श के रूप में, विशेष शिक्षक के रूप में हो, उन्हें शिक्षा मिल सके। 9 नंबर में है अभिभावकों को भी प्रशिक्षित कराया जाता है ताकि माता पिता भी कैसे ऐसे बच्चों में सहायक हो सके जो कि उन्हें प्रावधान एसएससी के तहत दिया गया है। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान जो है अभिभावकों को, माता पिता को भी प्रशिक्षित कराया जाता है ताकि घर में जो दिव्यांग बच्चे रहेंगे उन्हें भी जो है किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, और माता पिता अगर प्रशिक्षित होंगे तो इस तरह के बच्चों को शिक्षा देकर घर में भी एक अनुकूलित वातावरण बना सकता है। 10 नंबर पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गैर सरकारी संगठन एनजीओ की सहायता से ताकि ऐसे बच्चों को शिक्षा प्राप्त कर सके। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कई सारे संगठन हैं, जैसे कि गैर सरकारी संगठन होते हैं, एनजीओ होते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है शिक्षा दे ताकि ऐसे बच्चे जो शिक्षा से दूर ना रह सके। इस तरह के भी जो एनजीओ बनाए गए हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है समावेशी शिक्षा में मदद मिलती है, ठीक है। तो हम लोग लगभग 10 पॉइंट को देखें कि किस तरह से समावेशी शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान भूमिका निभाती है। अब है नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में सामाजिक अधिगम क्या होता है? समावेशी शिक्षा में सामाजिक अधिगम से तात्पर्य है सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन से होता है। यानी कि बच्चों में जो सामाजिक व्यवहार से परिवर्तन को हम लोग समावेशी शिक्षा में सामाजिक अधिगम होते हैं। समाज के चीज़ों को सीखता ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। सामाजिक अधिगम को गति देने के लिए विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम कराया जाना आवश्यक होता है जो निम्न प्रकार से होते हैं। 1 नंबर में है समावेशी शिक्षा में जहां सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा आदि अभियान के तहत समाज के लोगों को के व्यवहार में परिवर्तन से होता है। जहाँ समावेशी शिक्षा जो होती है, सर्व शिक्षा अभियान हो या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग हो या फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा हो, इसके तहत जो है समाज के लोगों को जागरूक करता है, उसमें व्यवहार में परिवर्तन लाता है ताकि वो समावेशी शिक्षा के बारे में समझ सके। दूसरा नंबर में घर में माँ पहली शिक्षिका होती है जो बच्चों को शिक्षा देती है। विशेष तरह के बच्चों का समान रूप से शिक्षा मिले, अभिभावकों को सभी बच्चों को समान ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो यानी कि माँ जो है घर की पहली शिक्षिका होती है जो बच्चों को शिक्षा देती है। तो विशेष तरह के बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिले, इसके लिए अभिभावकों को सभी बच्चों को समान ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों को, ठीक है। यानी विशिष्ट बालकों को देखा जाए तो विशिष्ट बालकों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाता है। जो विशिष्ट बालक होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाता है ताकि आसानी से सीखकर समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ सके। नेक्स्ट है 4 नंबर में और अंतिम है ये कि ऐसे बच्चों के लिए माता पिता, आस पड़ोस, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षा के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के लिए सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। ये सभी जो होते हैं माता पिता हुआ, प्राथमिक शिक्षक हुआ, माध्यमिक शिक्षक हुआ, उच्च शिक्षा हुआ, तो जहाँ के सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में मदद कर सकते हैं और समाज में सामाजिक परिवर्तन व्यवहार में कर सके। तो यहाँ पे हम देखें कि समावेशी शिक्षा में सामाजिक अधिगम किस तरह से बच्चों में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि समावेशी अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के विभिन्न मॉडलों की व्याख्या कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन द मॉडल्स डिफरेंट मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में विभिन्न मॉडल की व्याख्या कीजिए। इन मॉडलों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए कौन कौन सी बाधाएं उत्तरदायी है। यानी इस मॉडल को हम
को सफल करने के लिए कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें रूपरेखा बना लिए हैं। ठीक है, रूपरेखा में प्रस्तावना, समावेशी मॉडल क्या है, समावेशी मॉडल के विभिन्न मॉडल, समावेशी मॉडल के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी बाधाएं और लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, चलिए ये समावेशी मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। प्रस्तावना, आज हमारे देश में शिक्षा सभी बच्चों तक पहुँचे, इसके लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि आज हमारे देश में शिक्षा जो है हर बच्चों तक पहुँचे, इसके लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं विकलांगता वाले बालकों को शिक्षा से वंचित ना रखा जाए, इसके लिए शिक्षण में कई तरह के बदलाव किए जाते हैं। यानी विकलांगता वाले बच्चों को जो है शिक्षा से दूर ना रखा जाए, इसके लिए जो है कई तरह से शिक्षण में बदलाव किए जा रहे हैं। जहाँ सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जाती है, इसे ही हम लोग समावेशी मॉडल कहते हैं। यानी कि जब सामान्य बच्चों को विशिष्ट बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है तो उसे हम लोग समावेशी मॉडल कहते हैं। अलग अलग मॉडल बनाकर छात्रों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा दी जाती है। ठीक है, शिक्षा में समावेशी मॉडल से ही बच्चों को समान शिक्षा और अवसरों तक पहुंच मिलती है, जिससे वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। यानी समावेशी मॉडल के तहत सभी बच्चों को समान शिक्षा और अवसर मिलता है, जो वो अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी मॉडल क्या है, व्हाट इज इंक्लूसिव मॉडल। समावेशी मॉडल का अर्थ होता है समान सम्मान और अवसर के साथ शिक्षा प्रदान करना। यानी कि सभी बच्चों को उनके सम्मान के साथ शिक्षा प्राप्त करना ही समावेशी मॉडल कहलाता है। अर्थात समावेशी मॉडल ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से प्रत्येक बच्चे, चाहे विकलांगता वाले बच्चे हो या सामान्य बच्चे, सभी को साथ साथ या एक साथ समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना होते हैं। यानी समावेशी मॉडल एक वैसी तरीके होते हैं जिसके माध्यम से सभी बच्चों को, यानी विकलांगता वाले बच्चे हो या सामान्य बच्चे हो, सभी को साथ साथ या एक साथ समान शिक्षा अवसर प्रदान किए जाते हैं। समावेशी मॉडल में सभी प्रकार के बच्चों के साथ बिना भेदभाव के समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि ऐसे बच्चों में किसी भी प्रकार की हीन भावना उत्पन्न ना हो और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। समावेशी मॉडल यह मानती है कि सभी बच्चों में कुछ खास गुण होते हैं जो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। यानी समावेशी मॉडल जो है ये सोचती है कि सभी बच्चों में कुछ खास गुण होते हैं और उन्हें सिर्फ केवल अवसर मिलना चाहिए, तो फिर वो जो अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। चलिए आप लोग ये देखिए समावेशी के विभिन्न मॉडल। ठीक है, तो समावेशी के विभिन्न मॉडल इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा एग्जाम में, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। समावेशी के विभिन्न मॉडल कौन कौन है, सांख्यिकी मॉडल, मौखिक संचार मॉडल, चिकित्सीय मॉडल, संस्कृति मॉडल, सहशिक्षण मॉडल और सामाजिक मॉडल। तो इस तरह से जो है 6 मॉडल है, 6 का 6 मॉडल आप लोग को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो 6 का 6 मॉडल लिखना है। सांख्यिकी मॉडल, मौखिक संचार मॉडल, चिकित्सीय मॉडल, सांस्कृतिक मॉडल, सहशिक्षण मॉडल और सामाजिक मॉडल। तो आपका 6 मॉडल हो गया समावेशी शिक्षा के। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है सांख्यिकीय मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। सांख्यिकीय मॉडल क्या होता है, यह मॉडल बनाने का कारण है कि व्यक्तिगत रूप से बालकों में भिन्नता, यानी यह मॉडल जो है का बनाने का कारण है कि व्यक्तिगत रूप से बालकों में भिन्नता होती है। यानी एक बालक दूसरे बालक से समान रूप से नहीं होते, 2 बालकों में भिन्नता होती है। 2 बालक एक समान नहीं होते हैं, उन्हें प्रायः कुछ ना कुछ अंतर अवश्य देखने को मिलता है। जहाँ इन्हीं अंतरों पर शिक्षा दी जाती है, जहाँ इन्हीं अंतरों को ध्यान में रखते हुए ऐसे बालकों को शिक्षा दी जाती है, इसे हम लोग सांख्यिकी मॉडल कहते हैं। यदि एक समरूप बालकों के लक्षणों का मापन किया जाए तो उन्हें सामान्य वक्र के समान होगा। यदि हम इस तरह के बालकों का निरीक्षण करें तो एक सामान्य वक्र की तरह उनका एक डायग्राम बनेगा। सामान्य वक्र में सबसे लंबवत रेखा में सामान्य बच्चों को रखा जाएगा, जबकि इस वक्र के दाएं और बाएं पर 10% असामान्य लक्षण वाले बालकों को रखा जाएगा। तो ये है सांख्यिकी मॉडल, इसको देखिए सामान्य वक्र मॉडल। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे मैक्सिमम तक जो है आपका सामान्य बालकों को रखा गया है और असामान्य बालक और इधर भी असामान्य बालक 10% रखा गया है दाएं बाएं की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से सामान्य वक्र बना दीजिए जिसमें आप चित्र के माध्यम से इसको बताइएगा। दूसरा हमें मौखिक संचार मॉडल, ओरल कम्युनिकेशन मॉडल। मौखिक संचार मॉडल 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम, वाच क्षतियुक्त बालक। इस प्रकार में किसी न किसी से बोलने का दोष होता है, जैसे हकलाना, स्वर दोष। यानी कि मौखिक संचार में बालक 2 प्रकार से होंगे। एक वैसे बालक जो वाच्य क्षति युक्त बालक होते हैं, जिसको बोलने में किसी न किसी प्रकार के दोष होती है, जैसे हकलाना, स्वर दोष। इस तरह के बालक को हम लोग वाच्य क्षति युक्त बालक कहेंगे। दूसरा, भाषा विकलांगता बालक, जो उस भाषा को नहीं जानते हैं जो उनके वातावरण, स्कूल, बाजार में बोली जाती है।
उन्हें अच्छी से मातृभाषा भी नहीं बोल पाते हैं, इन बच्चों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी भाषा विकलांगता वाले बालक वैसे बालक को कहते हैं जैसे भाषा की नहीं जानते, जो भाषा नहीं जानते, उसे वातावरण, स्कूल, बाजार, इस सभी चीज़ों में बोलने में दिक्कत आती है, अच्छी से मातृभाषा नहीं आती है। तो इस तरह के बच्चों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। तो मौखिक संचार मॉडल दो रूप में देखिए, एक हो गया वाच्य क्षतियुक्त बालक, दूसरा हो गया भाषा विकलांगता वाला बालक। चलिए, तीसरा है चिकित्सीय मॉडल। चिकित्सीय मॉडल क्या होता है, जिसको हम लोग मेडिकल मॉडल्स कहते हैं। चिकित्सीय मॉडल वैसे बच्चों को रखा जाता है, चिकित्सीय मॉडल में वैसे बच्चों को रखा जाता है जो शारीरिक रूप से भिन्नता पाई जाती है। यानी कि चिकित्सीय मॉडल में वैसे बच्चों को रखेंगे जो शारीरिक रूप से भिन्नता होती है, शारीरिक रूप में उसमें कि सामान्य बच्चों से अलग होता हो। यानी कि बच्चों में शरीर में कई दोष होते हैं, इन बच्चों के दोष होने का कारण देखिए इसमें क्या कारण हो सकता है कि कई बार अनुवांशिक कारणों की वजह से भी शारीरिक अक्षमता आ जाता है। यानी अनुवांशिक कारण से भी जो है शारीरिक अक्षमता आ सकता है। जन्मोपरांत चोट से भी शारीरिक अक्षमता आ जाती है। बच्चे के जन्म के बाद किसी भी प्रकार का चोट लगने से उसमें शारीरिक अक्षमता आ जाती है। जन्म से पूर्व यदि गर्भवती महिला कोई दवा खा ले या कोई ऐसा कार्य कर ले जिनमें गर्भ में समस्या उत्पन्न हो जाए तो यह जन्म पूर्व क्षति कहलाती है। यानी कि जन्म से पहले बच्चे को क्षति, तो इसके लिए जो है कोई गर्भवती महिला यदि कोई दवा खा ले या कोई ऐसा कार्य कर ले जिससे गर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाए तो इसे हम लोग जन्म पूर्व क्षति कहते हैं, जो जन्म से पहले जो है बच्चे को क्षति पहुंचाती है। इनका समाधान के लिए व्यक्ति को ठीक करना, उसे विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए चिकित्सीय मॉडल का प्रयोग किया गया है, मेडिकल मॉडल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है 4 नंबर में संस्कृति मॉडल। संस्कृति मॉडल का बात करें यानी कल्चरल मॉडल का बात करते हैं। संस्कृति रूप से बालक वे नहीं है जिनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं हो, बल्कि वो उस परिवेश में जिसमें वो रह रहे होती हैं। बालक की कोई संस्कृति नहीं होती है, बालक जिस परिवेश में रहते हैं तो वहाँ की संस्कृति को ग्रहण करता है, वो एक संस्कृति को रखते हैं। भिन्नता संस्कृति वाले बालकों को अधिगम कम हो जाती है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हो जाते हैं। यानी वैसे बालक जिसको सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तो ऐसे बालकों में, संस्कृति वाले बालकों में अधिगम कम होती है। तो ये सांस्कृतिक मॉडल हो गया। नेक्स्ट है सह शिक्षण मॉडल, को टीचिंग मॉडल। सह शिक्षण मॉडल क्या कहता है कि इस प्रकार के मॉडल को सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा को शिक्षक मिलकर एक ही कक्षा में पढ़ाते हैं। यानी इस तरह के मॉडल में सामान्य शिक्षा जो होती है विशेष शिक्षा को ध्यान एक साथ मिलकर जो पढ़ाते हैं, तो उसे हम लोग सह शिक्षण मॉडल कहते हैं, जहाँ सामान्य शिक्षा को विशेष शिक्षा के साथ रहकर पढ़ाया जाता है। इससे छात्रों में अधिक समर्थन मिलता है और उन्हें अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा प्राप्त होती है। जहाँ विशिष्ट बालकों को उन्हें व्यक्तिगत के अनुसार जो शिक्षा प्राप्त होती है उसे हम लोग को टीचिंग मॉडल कहते हैं। उसके बाद है सामाजिक मॉडल, जो कि सोशल मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में अलग अलग प्रवृत्ति के प्रत्येक बालक इस श्रेणी में आते हैं, जहां संवेगात्मक रूप से परेशान बालक अन्य लोगों से परेशान रहते हैं जो विभिन्न सदस्यों से अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं। यानी कि ऐसे बालक जो अन्य लोगों से परेशान होते हैं, संवेगात्मक रूप से है ना, इमोशनली अन्य लोगों से परेशान होते हैं और इस तरह के विभिन्न सदस्यों को के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पाते, इसी को हम सामाजिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट है कि समावेशी मॉडल के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी बाधा है। द वेरीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीकेशन फॉर दिस मॉडल्स। समावेशी मॉडल को क्रियान्वयन करने के लिए, सफल बनाने के लिए इसमें कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है उसको देखते हैं। सबसे पहला बाधा है शिक्षा प्रणाली में कठोरता। यदि कठोर विद्यालय व्यवस्था होगी तो विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से अलग करती है। यदि कठोर विद्यालय व्यवस्था होगी तो विशिष्ट बालक जो है सामान्य बालकों के साथ अलग हो जाएगा। जहाँ विशिष्ट बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम नहीं होते हैं तो समावेशी मॉडल को ये प्रभावित करेगा। समावेशी मॉडल को ये प्रभावित करेगा कि यदि विशिष्ट बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम नहीं होती है तो समावेशी मॉडल को ये प्रभावित करेगा। तो ये बाधा उत्पन्न हो सकती है शिक्षा प्रणाली में कठोरता। दूसरा है संसाधन में कमी। यदि समावेशी विद्यालय में संसाधन की कमी होती है तो बच्चों में खास का विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दिक्कतें आती है, जिसके कारण से पर्याप्त सुविधाएं, योग्य शिक्षक और सहायक में कमी होने लगती है। तो इस संसाधन की जहाँ कमी हो जाती है तो समावेशी मॉडल के जो है सफल बनाने में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इस तरह के बच्चों को दिक्कतें आ सकती है, जो उनकी आवश्यकताएँ होती है उन्हें नहीं दिया जाता है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी।
यदि समावेशी मॉडल में प्रशिक्षित अध्यापक नहीं होंगे तो विशिष्ट बालकों को पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने के लिए विशेष अध्यापक होने चाहिए जिसे प्रशिक्षित किया हुआ होना चाहिए। यानी कि विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापक का होना चाहिए, ताकि ऐसे बालकों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए शिक्षा दे सके। तो प्रशिक्षित शिक्षकों की जहाँ कमी हो जाए तो समावेशी मॉडल सफल क्रियान्वयन नहीं हो सकता है, सफल नहीं बन सकता है। नकारात्मक सोच। यदि हम नकारात्मक सोच का बात करें कि समावेशी मॉडल में नकारात्मक रूढ़िवादिता जैसे सोच समावेशी शिक्षा को प्रभावित करती है, ठीक है, क्योंकि इस तरह की सोच बच्चों को उनकी शिक्षा का अवसर से अलग करती है, उन्हें समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाती है, जहां माता पिता, समाज, आस पड़ोस ये सभी विशिष्ट बालकों को एक अभिशाप के रूप में देखती है तथा उनकी शिक्षा से दूर करती है। जहाँ समावेशी मॉडल को सफल बनाने के लिए एक नकारात्मक सोच जो है कहीं ना कहीं उसका बाधा बन जाती है, जहाँ माता पिता, समाज, अभिभावक के दिमाग में पनप रही रूढ़िवादिता विचार है जो विशिष्ट बालकों को शिक्षा से वंचित रखती है, तो उस तरह के बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जाता है। इसके लिए जो है क्या करती है, मुख्य धारा से नहीं जोड़ने के लिए इस तरह का जो है नकारात्मक सोच जो है समावेशी मॉडल को सफल नहीं बना पाती है। तो नकारात्मक सोच जो है समावेशी मॉडल में एक क्या करती है, एक उनको बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखते हैं। कंक्लूजन ये है कि अतः हम कह सकते हैं कि समावेशी मॉडल जहां बच्चों को अवसर तथा समान अधिकार देती है ताकि बच्चे शिक्षा से वंचित ना रह सके, इसके लिए विशिष्ट बालकों को विद्यालय एक विशेष प्रशिक्षित अध्यापक का होना जरूरी है। ठीक है, निष्कर्ष देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है इसमें देखते हैं NP ऑफ पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2006 असमर्थी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति अधिनियम 2006। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम लोग रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा में प्रस्तावना, असमर्थ व्यक्तियों के लिए नई नीति 2006 के प्रावधान और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006 के सुझाव, असमर्थ व्यक्तियों के लिए नई नीति 2006 में दिए गए अधिकार, और लास्ट में इसको हम निष्कर्ष को देखते हैं। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में ये 2006 का जो है आपका अधिगम असमर्थ का प्रावधान जो दिया गया था, इस पर हम लोग बात करेंगे। प्रस्तावना, हमारा भारत देश एक विभिन्नताओं का देश है जहाँ अनेक प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। राष्ट्रीय नीति के अनुसार असमर्थ यानी विकलांगता व्यक्ति भी मूल्यांकन मानव संसाधन है और इनके लिए एक ऐसा परिवेश तैयार किया जाना चाहिए जहाँ लगभग समान अवसर मिल सके, इनके अधिकार की रक्षा हो सके और उनके समाज की मुख्य धारिता से जुड़ सके। यानी कि जहाँ इस तरह के विकलांगता वाले जो बच्चे होते हैं उनके व्यक्ति का मूल्यवान मानव संसाधन है, उनके लिए एक ऐसा परिवेश तैयार करना चाहिए जहाँ लगभग समान अवसर मिल सके, इनके लिए उनका अधिकार की रक्षा हो सके, समाज की मुख्य धारा से ये जुड़ सके। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2003 को राष्ट्रीय विकलांगता आयोग का गठन किया गया और राष्ट्रीय विकलांगता नीति को 2005 में तत्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा मंजूरी प्रदान की गई और 10 फरवरी 2006 को इस नीति को लागू किया गया। इसको याद रखिएगा डेट सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2003 को राष्ट्रीय विकलांगता आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकलांगता नीति को 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई और 10 फरवरी 2006 को इस नीति को लागू कर दिया गया, जो असमर्थ व्यक्तियों के लिए नई नीति 2006 लाई गई थी। अब ये प्रावधान क्या है, असमर्थ व्यक्तियों के लिए नई नीति 2006 के प्रावधान। तो कौन कौन से प्रावधान दिए गए जो इस प्रकार से हैं। 1 नंबर प्रावधान, विकलांगता व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम 1995 PWD एक्ट 1995 के द्वारा कम से कम 18 वर्ष आयु तक के बच्चों को, विकलांग बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखिए PWD एक्ट 1995 के तहत यह कहा गया था कि 18 वर्ष की आयु तक के सभी विकलांग बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कितने वर्ष तक? 18 वर्ष तक, याद रखिएगा 18 वर्ष तक जो है विकलांगता बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उन्हें उपलब्ध कराना है। ठीक है। दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, ठीक, SSA सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को 2010 तक 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के विकलांग बच्चों के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। दूसरा नंबर प्रावधान यह था कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को 2010 तक 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा उन्हें प्रदान करनी है। चलिए, तीसरा नंबर में क्या है,
भारत सरकार विकलांग छात्रों को स्कूल स्तर के बाद अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है। जहाँ भारत सरकार जो विकलांग बच्चों को है ना शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्हें छात्रवृत्तियाँ यानी स्कॉलरशिप प्रदान करती है। 4 नंबर क्या प्रावधान था कि विकलांग व्यक्तियों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थाओं तथा उच्च शिक्षा प्रदान की जाए। यानी विकलांगता वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें उच्च और व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थाओं तथा उच्च शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। चलिए 5 नंबर में है विकलांग महिलाओं को ध्यान में रखकर उनके लिए शिक्षा, रोजगार तथा अन्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने हेतु विशेष कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। जो विकलांग महिलाओं को रहती है उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षा हो, रोजगार हो, अन्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं। नेक्स्ट 6 नंबर में है विकलांग बच्चों की पहचान, सम्मिलित स्कूलों, उनका दाखिला तथा इनकी शिक्षा जारी रखने के लिए सरकार की ओर से नियमित सर्वेक्षण द्वारा सफल प्रयास किए जाने चाहिए। नियमित सर्वेक्षण करके जो इन बच्चों की पहचान करके स्कूलों में दाखिला तथा इनकी शिक्षा जारी रखने के लिए सरकार को नियमित रूप से सर्वेक्षण करते रहना चाहिए। 7 नंबर में विकलांगता वाले बच्चों को खेल, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक जीवन से जानकारी देना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्रावधान क्या किया गया था असमर्थ शिक्षा के संदर्भ में नई नीति 2006 के लिए जो हम लोग प्रावधान को देखें। अब है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा नीति 2006 के सुझाव। इसमें कौन कौन सा सुझाव दिया गया था? विकलांग व्यक्तियों के लिए स्कूली शिक्षा तक पहुँच, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 निम्नलिखित बातों पर ध्यान में रख के दिया गया। पहला है प्राइमरी, माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा स्तर पर विकलांग बच्चों को रखने की वार्षिक समीक्षा करने के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। जहां इस तरह के बच्चों को विकलांगता बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक वार्षिक समीक्षा करने के लिए अलग से इन्हें व्यवस्था की जाएगी। दूसरा नंबर में है विकलांग बच्चों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य एवं संघ मॉडल स्कूल बनाएंगे। जहां विकलांगता वाले बच्चों को शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए राज्य और संघ जो है एक मॉडल तैयार करेगा जिस तरह से विशिष्ट बालकों को शिक्षा मिल सके। तीसरा नंबर में है कि वैसे बच्चों से जो समावेशी शिक्षा से नहीं जुड़े हैं उन्हें विशेष विद्यालय की मुख्य धारा से जोड़ना है ताकि उन्हें समावेशी शिक्षा से जोड़ सके। 4 नंबर में है कि विभिन्न विकलांगता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकताओं तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन का विकास करना। ये भी सुझाव दिया गया कि विशिष्ट बालकों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार करना है, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनका मूल्यांकन करना है। 5 नंबर सुझाव था कि 6 वर्ष तक के विकलांग बच्चों की पहचान की जाएगी तथा आवश्यकता उपचार किया जाएगा जिससे वो समावेशी शिक्षा में भाग ले सके। ठीक है, यानी कि 6 वर्ष तक की आयु के विकलांग बच्चों को उनकी पहचान की जाएगी, आवश्यक उपचार दिया जाएगा और उन्हें समावेशी शिक्षा के भाग ले जाएंगे। 6 नंबर में क्या है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में 3% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थाओं में यानी हाई टीचिंग संस्थाओं में जो है 3% का आरक्षण दिया जाएगा विकलांग बच्चों को। विकलांग बच्चों को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय, कॉलेज, व्यावसायिक संस्थाओं में विकलांगता केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्हें कैंपस में कक्षा, छात्रावास तथा अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाएंगे। चलिए 7 नंबर सुझाव है कि सभी विद्यालय में सभी प्रकार के विकलांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त बनाया जाएगा ताकि ये बच्चे विद्यालय में पहुंच सकें। और 8 नंबर में स्कूलों में सहायक सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। स्कूल में सामान्य पुस्तकालय, ब्रेल पुस्तकालय, टॉकिंग इसके बाद पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। तो इस तरह से जो है अधिकम असमर्थ वाले व्यक्तियों के लिए नई नीति 2006 जो है ये सभी जो है सुझाव दिए हैं। और 9 नंबर सुझाव है कि विकलांग व्यक्तियों को आपसी बातचीत से सांकेतिक भाषा विकल्प और संप्रेषण के माध्यम से आदान प्रदान की जानी चाहिए। 10 नंबर में विद्यालय ऐसी जगह स्थापित किया जाना चाहिए जो विकलांगता क्षेत्रों की सुविधा के अनुसार जहां वो यात्रा दूरी कम कर सके। ठीक है, और 11 नंबर में है कि स्कूलों में माता पिता, अध्यापक, परामर्श तथा शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना करनी चाहिए। स्कूलों में जो है माता पिता या अध्यापक परामर्श या शिकायत का एक निवारण प्रणाली होना चाहिए जहां इस तरह के बच्चों को उनकी समस्या को समझ सके। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का विशेष महत्व है। ऐसा प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक विकलांग बच्चों को कंप्यूटर के प्रयोग का समुचित ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब है हम लोग अगला पॉइंट को देखते हैं। असमर्थ व्यक्तियों के लिए नई नीति 2006 के लिए दिए गए अधिकार। कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? जो निम्न अधिकार है। पहला नंबर पारिवारिक जीवन तथा सामाजिक गतिविधि का अधिकार।
पारिवारिक जीवन जीने का और सामाजिक गतिविधि में भाग लेने का यह अधिकार दिया गया असमर्थ व्यक्तियों के लिए। दूसरा नंबर में विशेष प्रतिष्ठानों में रहने की स्थिति, विशेष प्रतिष्ठानों में इन्हें रहने की विशेष स्थिति दी गई है। विकलांग व्यक्तियों का शोषण और उसके विरुद्ध भेदभाव को खत्म करने का उन्हें अधिकार दिया है, जहां विकलांग बच्चों के साथ कोई शोषण नहीं कर सकता या उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता, ये उनका अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है न्यायिक कार्रवाई के पक्षपात में रहना है। सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। सार्वजनिक सेवाओं तक वो पहुंच सकता है। उल्लंघन के लिए जुर्माना करेगा। ठीक है, तो निष्कर्ष कंक्लूजन देखें। अतः विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 विकलांग बच्चों को ध्यान में रखकर उनकी आवश्यकता तथा क्षमताओं की पूर्ति की जाती है, ताकि ऐसे बच्चे भी शिक्षा से दूर ना हो तथा समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाए। इसे ही हम समाज से शिक्षा तक पहुँच सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि किस प्रकार से जो विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 जो है उनकी क्या आवश्यकताएं पड़ी, क्या सुझाव रहा, उनका क्या अधिकार दिया बच्चों को। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। दृष्टिबाधित बालक। दृष्टिबाधित बालक विजुअली इम्पायर्ड। दृष्टिबाधित क्या होता है? दृष्टिबाधित बच्चे वे होते हैं जो स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होते हैं, यानी कि वैसे बच्चे जो देखने में असमर्थ होता है उसे हम लोग दृष्टिबाधित बच्चे कहते हैं। इन बच्चों को नज़दीक व दूर की वस्तुएं देखने में तकलीफ होती है। इस तरह के बच्चों को नज़दीक हो या दूर की चीज़ों को देखने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो उसे हम लोग दृष्टिबाधित बच्चे सामान्य बच्चे से अलग होते हैं। सामान्य बच्चे बिना किसी सहायता से वस्तुओं को देखने में समर्थ होते हैं, परंतु दृष्टिबाधित बच्चों को लेंस या चश्मे की सहायता से देखना पड़ता है। उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मोटे अक्षरों में छिपी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, तथा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो दृष्टिबाधित बच्चों को परीक्षण सनेलन चार्ट के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए परीक्षण जो है ये आपका सनेलन चार्ट के द्वारा किया जाता है। इस चार्ट का विकास हर्बर्ट सनेलन ने किया था, इसलिए इसको सनेलन चार्ट भी कहते हैं। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं, जो दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं वो देखने में असमर्थ होते हैं, तो उसे हम लोग दृष्टिबाधित बच्चे कहते हैं। एक इसकी परिभाषा दिया था अमेरिका के मेडिकल संघ 1934 के अनुसार, कानूनी दृष्टि से पूर्ण दृष्टि दोष बालक वो होते हैं जिनकी क्षमता सुधार के बाद बेहतर आँख 20/200 तथा इससे कम हो, अथवा जिनकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो सीमित हो और 20 डिग्री का कोण बनाती हो। ठीक है, तो 20 डिग्री का कोण पर ही वो देख सकता है, तो इसी को हम लोग दृष्टिबाधित बच्चे कहते हैं। ये परिभाषा दिया था। अब हम लोग देखते हैं श्रवणबाधित बच्चे। श्रवणबाधित बच्चे का मतलब हुआ हियरिंग इम्पायर्ड, वैसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं। तो श्रवणबाधित बालक वैसे बालक को कहते हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है, उसे ऐसे बच्चे सुनने में असक्षम होते हैं। ऐसे उत्पन्न दोष को श्रवणबाधित कहते हैं, जिन्हें सुनने के साथ साथ बोलने या भाषा में भी कठिनाई होती है। यानी जो बच्चे सुनने में दिक्कत होगा तो उससे जो है बातचीत करने में भी दिक्कत होगा, उसे कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगेगी, एक दूसरे के साथ संप्रेषण बनाने में भी दिक्कत होगा, जिससे किसी अन्य व्यक्ति की भाषा सुनने समझने में कठिनाई होगी, क्योंकि वो किसी की भाषा को समझेगा नहीं, तो उसको बोलने में भी दिक्कत हो जाएगा, संप्रेषण बनाने में दिक्कत हो जाएगा। चलिए अगला परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन 1991 के अनुसार श्रवणबाधित उसे कहा जाता है जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में असक्षम होता है। ये बात कहती है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन 1991 ने, कि श्रवणबाधित उसे कहा जाता है जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में असक्षम होते हैं। दूसरा है विकलांगजन अधिनियम 1995। विकलांगजन अधिनियम क्या कहता है कि ऐसे व्यक्ति जिसके किसी एक बेहतर कान या दोनों कानों में 60 dB या उससे अधिक का श्रवण दोष पाया जाता हो, उसे हम लोग श्रवण बाधित व्यक्ति कहते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जिसमें एक बेहतर कान या दोनों कानों में 60 dB या उससे अधिक या श्रवण दोष पाया जाता है, तो उसे हम लोग श्रवण बाधित व्यक्ति कहते हैं। अगला है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। ऐसा व्यक्ति जिसके किसी एक बेहतर कान या दोनों कानों में 70 dB या उससे अधिक का श्रवण दोष पाया जाता हो, तो उसे हम लोग श्रवण बाधित व्यक्ति कहते हैं। ये बात कही थी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। ठीक है, चलिए श्रवण बाधित बच्चों के लिए सामान्य शिक्षण, इस तरह के बच्चों को किस तरह से शिक्षा देना चाहिए, इस टॉपिक पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कि श्रवण बाधित बच्चों को चित्र के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से आदि की सहायता से पढ़ाया जाना चाहिए इस तरह के बच्चों को। दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के हाव भाव
अंग संचालन तथा होठों के संचालन आदि से बहुत महत्व रखता है। यानी ऐसे बच्चे सुन तो नहीं सकते हैं, तो ऐसे बच्चे देख सकते हैं। तो अध्यापक के हाव भाव, उसका अंग का संचालन, उसके होठों का संचालन, इस तरह से जो है अध्यापक की गतिविधि को देखकर जो है बच्चे समझने का प्रयास करेंगे, जो उनके शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। 3 नंबर, ऐसे बच्चों के व्यवहार के आधार पर इनकी पहचान करनी चाहिए तथा सामान्य कक्षा में इन्हें आगे की सीटों में बैठाने की व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, जो बच्चे को सुनने संबंधी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो या सुनाई कम देता हो, तो इस तरह के बच्चों को कक्षा में आगे की सीटों में बैठाना चाहिए ताकि वो सीख सके और प्रॉपर रूप से उन तक आवाज़ पहुंच सके अध्यापक का। शिक्षकों को बोलते समय एक ही स्थान पर खड़ा होना चाहिए। बोलते या चलते फिरने में आवाज़ या उतार चढ़ाव होने लगती है। जहाँ ऐसे बच्चे जो है जहाँ अध्यापक जो एक ही स्थान पर खड़ा होकर ऐसे बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए ताकि उसके आवाज़ में उतार चढ़ाव ना हो और बच्चे जो है प्रॉपरली सुन सके। 5 नंबर में, शिक्षण के बीचों बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए ताकि ये समझ सके कि पढ़ाई कई बातें समझ रही है या नहीं समझ रही है बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर में है, कक्ष वातावरण शांत होना चाहिए, शोर मुक्त होना चाहिए। और लास्ट है, शिक्षकों को पाठ्य सामग्री क्रियाओं में श्रवणवादी बच्चों की भागीदारी का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ तक जो है 7 पॉइंट को देखिए जहाँ श्रवणवादी बच्चों के लिए किस तरह से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिएगा, लोकोमोटर। ठीक है। लोकोमोटर हानि, दृश्य हानि, मानसिक मंदता के संदर्भ में परिवार तथा सामुदायिक भागीदारी की भूमिका पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है। आइए इसको एक एक करके देखते हैं। लोकोमोटर हानि वाला क्वेश्चन है। प्रस्तावना, लोकोमोटर हानि, दृश्य हानि और मानसिक मंदता का अर्थ और परिभाषा। लोकोमोटर हानि, दृश्य हानि और मानसिक मंदता के संदर्भ में परिवार की भूमिका। अगला है, लोकोमोटर हानि, दृश्य हानि और मानसिक मंदता के संदर्भ में समुदाय की भूमिका। परिवार की भूमिका पूछा था और समुदाय की भूमिका। और लास्ट में निष्कर्ष को देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना का देखेंगे। हमारे देश में विकलांगता संबंधी कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें परिवार, समाज एक बोझ के रूप में देखता है, क्योंकि समाज या परिवार ऐसे बच्चों को एक अभिशाप के रूप में देखता है। उनका सोच होता है कि ऐसे बच्चे ईश्वर की नाराज़गी के रूप में जन्म लेते हैं। यहाँ तक कि कई परिवार इन्हें जन्म लेते ही मरने की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। ऐसे जो है देखा जाता है कि विकलांगता वाले जो बच्चे होते हैं, जहाँ परिवार, समाज ऐसे बच्चों को जो एक बोझ के रूप में मानता है, उनका ये सोच रहता है कि ईश्वर या भगवान जो है इस तरह के बच्चों को हमसे नाराज़गी के रूप में जन्म लिया है। यहाँ तक कि कई परिवार जो है इस तरह के बच्चों के मरने की कामना भी करते हैं, क्योंकि ये बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। ऐसे बच्चे या तो लोकोमोटर, ग्रसित, गामक अक्षमता यानी कि शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का दिक्कत, मानसिक रूप से, दृश्य रूप से देखने संबंधी ग्रसित हो जाते हैं, तो इस तरह के बच्चों को हम लोग विशिष्ट बालक कहते हैं। अतः ऐसे बच्चों के प्रति माता पिता, परिवार तथा समाज का कर्तव्य होता है कि वो धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि उनके रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। इस तरह के बच्चों को है ना के लिए माता पिता को धैर्य रखना चाहिए, उनके रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है, लोकोमोटर या हानि, दृश्य हानि या मानसिक बंधिता का अर्थ एवं परिभाषा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकोमोटर हानि। लोकोमोटर इम्पैयर्ड, लोकोमोटर शब्द का अर्थ होता है गति करने में अक्षमता। वैसे बच्चे जिसको चलने में अक्षमता होता हो, चलने फिरने में दिक्कतें होती है, अर्थात वैसे व्यक्ति जिसे चलने संबंधी दिक्कतें होती है उसे लोकोमोटर कहते हैं। जिसमें व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाने में असमर्थ होते हैं। चलने फिरने में असमर्थ का मतलब होता है हाथों में विकार हो सकता है, या जिससे चीज़ें उठाने या पकड़ने की समस्या हो सकती है। हड्डियों में, जोड़ों में और मांसपेशियों से जुड़ी विकलांगता को लोकोमोटर कहते हैं। इस तरह के हम लोग जुड़ी हुई समस्या को हम लोग लोकोमोटर कहते हैं, जहाँ किसी भी चीज़ों को पकड़ने में, हाथों में विकार हो सकता है, अस्थियों में या जोड़ों में या मांसपेशियों में से जुड़ी जो भी दिक्कतें होती है उसे हम लोग लोकोमोटर कहते हैं। अगला है RPWD एक्ट 2016 के अनुसार इसकी परिभाषा दिया था कि व्यक्तियों के अस्थियों, मांसपेशियों तथा नसों के क्षतिग्रस्त होने के कारण उनकी भुजाओं, अंगों या शरीर के अन्य अंगों की क्रियाओं में उत्पन्न बाधित को हम लोग गामक अक्षमता कहते हैं। ये बात कही थी RPWD है ना, रिहेबिलिटेशन पर्सनल विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अनुसार ये बात कही गई थी, जो इसकी परिभाषा दिया था लोकोमोटर का। अब है दृश्य हानि, विजुअली इम्पैयर्ड। दृश्य हानि दिव्यांग वो बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं, जिसको देखने में दिक्कतें आती है। कुछ दृष्टि बाधित बालक मोटे छपे पुस्तक अथवा
पठन सामग्री पाठ को पढ़ने में असमर्थ होते हैं, ऐसे बालक का मापन स्टेनल चार्ट के माध्यम से किया जाता है। ऐसे बालक का जो है मापन एक स्टेनल चार्ट के माध्यम से किया जाता है जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, जिसको मोटे अक्षर या फिर छोटे अक्षर जो है देखने में दिक्कत होती है। इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। अमेरिका के मेडिकल संघ 1934 ने कानूनी परिभाषा दी थी, जिनकी क्षमता 20/200 तथा इससे कम हो, वो आंखें सुधार के बाद उत्तम हो, अथवा जिनकी दृष्टि ये क्षेत्र सीमित हो, 20 डिग्री का कोण बनाती हो, उसके आंखें सुधार के बाद उत्तम हो। तो ये परिभाषा दी थी अमेरिका के मेडिकल संघ 1934 के अनुसार। मानसिक मंदिता, मेंटलिटी रिटार्डेड। मानसिक मंदिता से तात्पर्य वैसे बालक जिसकी बुद्धि लब्धि साधारण बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है, उसे मानसिक रूप से ग्रसित बालक कहते हैं। वैसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, ठीक है, जिनकी सोच कम होती है, तो उससे हम लोग मानसिक मंदित बालक कहते हैं। जिसको बुद्धि संबंधी समस्या होती है उससे हम लोग मानसिक मंदित बालक कहते हैं, यानी मेंटलिटी एम्पायर्ड चिल्ड्रन कहते हैं। इसकी परिभाषा दी थी करो ने। जिनकी बुद्धि लब्धि IQ 70 से कम होती है उसे हम लोग मानसिक मंदित बालक कहते हैं। बहुत अच्छा परिभाषा, याद रखिएगा। चलिए अगला है लोकोमोटर हानि, दृश्य हानि और मानसिक मंदिता के संदर्भ में परिवार की भूमिका। ठीक है, तीनों का हम लोग अलग अलग करके बता दिए। एक बता दिए लोकोमोटर हानि, दृश्य हानि और मानसिक मंदिता, तीनों अलग अलग करके बता दिए। अब यहाँ पे हम लोग तीनों को साथ में देखते हुए परिवार की क्या भूमिका है इसको हम लोग देखते हैं। तो परिवार की भूमिका निम्नलिखित है। 1 नंबर, अनुभवी माता पिता तथा परिवार के अन्य बुजुर्ग महिलाओं को बच्चों के विकास संबंधी काफ़ी ज्ञान होता है। यदि उन्हें बच्चों के कुछ असामान्य दिखाई दे तो उन्हें विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। देखिए, माता पिता का या परिवार का ये कर्तव्य होता है, जो कुछ अनुभवी बुजुर्ग महिलाएं होती है, जो अपने बच्चों को संबंधी कई कठिनाइयाँ ज्ञान होता है उन्हें, तो उन्हें यह होता है कि जब इस तरह के बच्चों में कुछ असामान्य व्यवहार दिखाई दे तो इस तरह के बच्चों को तुरंत जो है विशेषज्ञ या चिकित्सक के पास लेके जाए, जहाँ यह उन्हें इलाज करवा सके। 2 नंबर में है, परिवार में माता पिता को धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि उन्हें बच्चों में मानसिकता को रोकने के आवश्यक कदम उठाना चाहिए। उन्हें पर्याप्त समय में देखभाल और डॉक्टर की सलाह देनी चाहिए। यानी परिवार में माता पिता का धैर्य नहीं खोना चाहिए, उन्हें अपने कर्तव्य की मंदिता की रोकथाम के लिए एक कदम उठाना चाहिए और पर्याप्त समय में देखभाल के लिए डॉक्टर की सलाह देनी चाहिए। नेक्स्ट है 3 नंबर, परिवार में माता पिता विकलांगता बच्चों में देखभाल, लालन पालन, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करते रहना चाहिए। माता पिता बच्चों के दैनिक क्रिया संबंधी कौशल विकसित हो, भाषा कौशल विकसित हो आदि द्वारा शुरुआत वर्षों में बहुत कुछ सीख सकते हैं। माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चों को पढ़ने लिखने में कोई समस्या आ रही है तो उन्हें आंखों का चिकित्सक को दिखाना चाहिए। माता पिता का ये कर्तव्य है कि यदि बच्चों को पढ़ने लिखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो तुरंत जो है आँख वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 6 नंबर में है, माता पिता अपने इस तरह के बच्चों को बिना किसी दोष से सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए। माता पिता को इस तरह के बच्चों को किसी भी प्रकार का दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके साथ जो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। 7 नंबर में, बालक के मानसिक विकास को ठीक करने के लिए उसे माता पिता के प्रेम, स्नेह या लगाव चाहिए। जिन बच्चों के माता पिता का स्नेह नहीं मिल पाता है वह स्वयं अकेला, असहाय तथा भय से मानसिक ग्रसित हो जाता है। इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो असहाय हो जाते हैं, अकेला पड़ जाता है और उस बच्चों में भय उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह के मानसिक ग्रसित दोष उत्पन्न हो जाते हैं। 8 नंबर में देखें, यदि परिवार में कोई बच्चा विकलांगता से ग्रसित है तो माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वह सभी बच्चों को समान रूप से ध्यान दें। आपसी प्यार, सहयोग, स्नेह, स्वतंत्र एक समान रूप से सभी बच्चों में होना चाहिए। इस तरह से जो एक समान रूप से इस तरह के बच्चों में होना चाहिए ताकि सभी बच्चों को समान रूप से देख सके परिवार में माता पिता को चाहिए कि ऐसे बच्चों को खेल कूद, दार्शनिक स्थल दिखाने, घूमने फिरने का प्रयास कराना चाहिए ताकि वह अपने आप को मानसिक रूप से ग्रसित ना हो पाए। यानी ऐसे बच्चों को माता पिता जो है खेलकूद या दार्शनिक स्थल या देखने, घुमाने फिरने के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि ऐसे बच्चों में मानसिक रूप से ग्रसित ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग। और एक पॉइंट लास्ट है कि माता पिता का परिवार में जीवन अनुशासित होना, आदर्श जीवन होना चाहिए, जहाँ परिवार में अनुशासन की शिक्षा प्रदान की होनी चाहिए। जहाँ माता पिता के ये कर्तव्य होता है कि लोकोमोटर हो या दृश्य हानि बच्चे हो या मानसिक बालक हो, इसमें जो माता पिता की कई योगदान होता है। जहाँ बच्चों का चिकित्सीय जांच, घूमने फिरने, पढ़ने लिखने का विशेष ध्यान देना चाहिए, अनुशासन बनाए रखना चाहिए और उन्हें जो है उनकी हीन भावना से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट, लोकोमोटर या दृश्य हानि और मानसिक मंदिता के संदर्भ में समुदाय की भूमिका। ठीक है, कम्युनिटी की क्या भूमिका है इसको देखते हैं। तो इसकी भूमिका निम्नलिखित है। 1 नंबर, सामुदायिक में समझ, साझा
अनुभव प्रदान करने, मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ समुदाय जो है इस तरह के बच्चों को समझे, उन्हें अनुभव प्रदान करे, मानसिक कल्याण को बढ़ावा मिले, इस तरह के जो है समुदाय भूमिका निभाती है। दूसरा नंबर में है विकलांगता वाले बालक, जैसे लोकोमोटर बाधित हो गया, दृश्य बाधित हो गया, मानसिक बाधित हो गया, में यदि समुदाय अच्छा है तो समाज में ऐसे बच्चों समुदाय के साथ समायोजित हो जाता है। यदि इस तरह के बच्चों के लिए समुदाय अच्छा होता है, विकलांगता वाले बच्चों के लिए समुदाय यदि अच्छा करता है तो समाज में ऐसे बच्चों को जीने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होती है, समुदाय के साथ ये समायोजित हो जाता है। 3 नंबर में है समुदाय के अंदर ही विशिष्ट बालकों का रहन सहन का विकास होता है, अच्छी आदतों का निर्माण होता है, समुदाय के अंतर्गत ही होते हैं। 4 नंबर में समुदाय में खेल का मैदान हो तो विशिष्ट बालकों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सर्वांगीण विकास हो सके और शारीरिक विकास भी इन बच्चों का हो जाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर में कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक मंदित हो तो वह समुदाय में अपनी बात को रखकर खास निर्णय तथा समस्या का समाधान में मदद मिलती है और विभिन्न प्रकार के व्यक्ति से मिलते हैं। अगर कोई व्यक्ति मानसिक मंदित हो तो वह समुदाय में अपनी बात को रखकर खास निर्णय तथा समस्या का समाधान में मदद मिल सकती है, जहाँ समुदाय उनका सहयोग करेगा और इस तरह के बच्चों को, इस तरह के व्यक्तियों को विशेष रूप से ध्यान देगा समुदाय में जगह जगह पर पुस्तकालय की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें बालक के ज्ञान में वृद्धि होता है। प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों का भी व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ बच्चे कंपटीशन के माध्यम से सीख सकते हैं। प्रतियोगिता होनी चाहिए, संगोष्ठियाँ होनी चाहिए, बालकों का ज्ञान में वृद्धि होना चाहिए और समुदाय में जगह जगह पर पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है और 7 नंबर में कि दृष्टिबाधित बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा कौशल सीखने में कठिनाई होती है। इस तरह के बच्चे समुदाय के अन्य बच्चों के साथ रहकर वे भी अनुभव दृश्य द्वारा सीख सकते हैं। यानी दृष्टिबाधित बच्चे जो होती है सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा कौशल सीखने में कठिनाई होती है, तो इस तरह के बच्चों को समुदाय अन्य बच्चों के साथ रहकर उन्हें अनुभव दृश्य द्वारा सीखते हैं, यानी वो भी जो है अब सामान्य बच्चों के साथ रहकर उनके अनुभव दृश्य को सीख सकता है। चलिए 8 नंबर पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है कि समुदाय का ये कर्तव्य है कि समाज में विकलांगता वाले ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी देकर उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है, जहां वो भी अन्य बच्चों के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और लास्ट में इसका निष्कर्ष देखते हैं, तो निष्कर्ष आप लोग इसको पढ़ लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समावेशी शिक्षा में मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवाओं की भूमिका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस इन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवा, तो इसका प्रस्तावना बना है समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, समावेशी शिक्षा में मार्गदर्शन एवं सेवाएं, समावेशी शिक्षा के में परामर्श सेवाएं और लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, तो इसका जो है आप लोग देख लीजिए, प्रस्तावना पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा में वैसे बच्चे जो विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ रहकर शिक्षा प्रदान की जाती है, वैसे बच्चे जहां समाज इन बच्चों को रहकर पक्षपात करते हैं तथा इन बच्चों के साथ भेदभाव करती है, ऐसे समाज में पनप रहे विचार ऐसे बालकों के साथ भेदभाव करती है। ठीक है, तो ये सब जो है आप लोग पढ़े हुए भी हैं, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऐसे बच्चों को विद्यालय में मार्गदर्शन तथा परामर्श सेवाओं की अहम भूमिका होती है, यानी ऐसे बच्चे जो होते हैं दिव्यांग बच्चों को है ना समावेशी विद्यालय में मार्गदर्शन और परामर्श मिलना जरूरी होता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग मिलना जरूरी होता है, जहाँ ये सेवाएं बालकों को उत्पन्न समस्यात्मक विचारों को समझने शिक्षकों की सहायता की जाती है। वहीं परामर्श सेवाएं के संगठन होते हैं जो विद्यार्थियों की समस्याओं को और कठिनाइयों का समाधान करती है। ठीक है, अब समावेशी शिक्षा का अर्थ ये तो पढ़ा चुके हैं, इसको बार बार पढ़ाने का जरूरी नहीं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट को बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा में मार्गदर्शन सेवाएं, गाइडेंस सर्विस इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा में मार्गदर्शन सेवाएं लगभग 5 पॉइंट बताए हैं। समावेशी शिक्षा में मार्गदर्शन सेवाओं की भूमिका, दृष्टि दोष से ग्रसित बालक के लिए, श्रवण दोष से ग्रसित बालक के लिए, वाणी दोष से ग्रसित बालक के लिए, गामक दोष से ग्रसित बालक के लिए और विशिष्ट शारीरिक दोष से ग्रसित बालक के लिए किस तरह से मार्गदर्शन सेवाएं देगी, इसकी भूमिका देखते हैं समावेशी शिक्षा में। तो बस दोष सब ही उसी के प्रकार लिखे हैं यहाँ पे कि दृष्टि दोष हुआ, श्रवण दोष हुआ, वाणी दोष हुआ, गामक दोष हुआ, विशिष्ट शारीरिक दोष के लिए बालक के लिए किस तरह से मार्गदर्शन सेवाएं उपलब्ध करती है। सबसे पहला नंबर, दृष्टि दोष से ग्रसित बालक। दृष्टि दोष से ग्रसित बालक के लिए निर्देशन प्रदान करने हेतु विद्यालय में नियमित रूप से दृष्टि संरक्षण कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षाओं में नेत्र चिकित्सक समय समय पर आकर दृष्टि दोषों की जांच करता रहेगा। कक्षा में 15-20 से अधिक छात्र न हो। कक्ष सुंदर, समुचित प्रकाश आने, प्रस्तावित पुस्तकालय तथा अन्य सहायक सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए। निर्देशन सेवाओं इन कमियों को विद्यालय की सहायता से दूर करनी चाहिए, यानी कि ये
मार्गदर्शन सेवाएं में ये आता है कि दृष्टि दोष से जो ग्रसित बालक होते हैं उनके लिए जो है नेत्र चिकित्सक डॉक्टर होना चाहिए। समय समय पर उनकी जांच होनी चाहिए। 15 से 20 विद्यार्थी कक्षा में रहने चाहिए। कक्षा का सुंदर होना चाहिए, समुचित प्रकाश आना चाहिए और पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए और उन्हें संबंधित सहायक जो है सामग्री देना चाहिए, जैसे ब्रेल लिपि हो गया, है ना। तो इस तरह की चीज़ों से जो है दृष्टि दोष वाले बच्चों को हम लोग मार्गदर्शन दे सकते हैं। दूसरा है श्रवण दोष ग्रसित बालक। श्रवण दोष ग्रसित बालक का मतलब श्रवण दोष से ग्रसित बालक को निर्देशन की विशेष महत्व होती है। इसमें बालकों के लिए अक्षर अध्ययन लिप रीडिंग क्लासेस की व्यवस्था होती है, जिसमें कक्षाएं छोटी छोटी अक्षर होती है, जिसमें सभी छात्र अपने अध्यापक के अक्षरों की गति कर सकते हैं। इसमें बालकों को वीडियो टेप्स फिल्म का प्रयोग होना चाहिए, जिसमें कक्षा आगे की सीट में बैठा जाती है। देखिए, श्रवण दोष से बाधित बालक जो है सुन नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं। इसके लिए हम लोग वीडियो टेप्स का प्रयोग करेंगे, फिल्म का प्रयोग करेंगे। इस तरह की चीज़ों को हम उसे दिखा कर समझाने का प्रयास करेंगे और जो है इस तरह के बच्चों को कक्षा में आगे की सीट में बैठाना चाहिए, ताकि अध्यापक का जो है प्रॉपर रूप से आवाज़ इन बच्चों को मिल सके। नेक्स्ट है वाणी दोष से ग्रसित बालक। वाणी दोष से ग्रसित बालक वैसे बालक को कहते हैं निर्देशन सेवा से बड़ी सावधानी पड़ती है। अध्यापक इन बालकों को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। इन बालकों को के साथ निर्देश सेवाएं ऐसा व्यवहार करती है कि बच्चों को एकांकी महसूस हो, यानी कि इस तरह से जो है इन बालकों को के साथ निर्देशन सेवा ऐसा कोई व्यवहार नहीं करे जो इस तरह के बच्चों को एकांकी महसूस होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है गामक दोष से ग्रसित बालक। गामक दोष से ग्रसित बालक इस तरह के बालकों में गति करने के लिए अक्षमता होती है, अर्थात वैसे बालक जिसे चलने फिरने में दिक्कतें आती है। इन बालकों के लिए बैसाखी, पहिए वाली कुर्सी, टेप बोर्ड आदि उपकरण उपलब्ध कराती है। निर्देशन सेवा इन बालकों को सुविधाएं उपलब्ध कराती है। विशिष्ट शारीरिक दोष से ग्रसित बालक। शारीरिक दोष वाले बालकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन्हें विशेष कक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए तथा निर्देशन सेवा विशेष रूप से इन्हें ध्यान देती है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं समावेशी शिक्षा में परामर्श सेवाएं। 1 नंबर में विशिष्ट सहायता, आत्म जागरूकता, सामाजिक और भावात्मक विकास और शिक्षक प्रशिक्षण, ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, अगले देखते हैं विशिष्ट सहायताएँ। विशिष्ट सहायता का मतलब है विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत परामर्श और सहायक प्रदान की जानी चाहिए, जो विशेष परामर्श मिलने पर शिक्षा के में वो आगे बढ़ सके। यानी कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत परामर्श और सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि वो शिक्षा में आगे बढ़ सके। आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता का क्या है? छात्रों को जब परामर्श सेवाएं मिलती है तो वो अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और रुचियों को समझ सकता है, जिससे वो अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ता है, तो वही आत्म जागरूकता कहलाता है। तीसरा नंबर में सामाजिक और भावात्मक विकास। सामाजिक और भावात्मक विकास को देखिए कि परामर्श सेवाओं के द्वारा छात्रों में अपने सामाजिक एवं भावात्मक कौशल विकसित करने में मदद करती है, जिससे वो कक्षा में बेहतर ढंग से समायोजन कर सके, योगदान दे सके। तो सामाजिक और भावात्मक विकास यहाँ पे देखिए। शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षक प्रशिक्षण को देखा जाए तो परामर्श सेवाएं शिक्षकों को परामर्श देकर समावेशी शिक्षा के तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित करती है, जहाँ ऐसे शिक्षक वैसे छात्रों के लिए एक बेहतर शिक्षण वातावरण प्रदान करती है। लास्ट में इसका निष्कर्ष देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि समावेशी शिक्षा के लिए विभिन्न शिक्षण रणनीतियाँ क्या क्या है। चलिए, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट ये कहता है कि समावेशी शिक्षा में विभिन्न शिक्षण सीखने की रणनीतियाँ का विस्तार से चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन डिफरेंट टीचिंग स्टेजेज इन इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में विभिन्न शिक्षण सीखने की रणनीतियाँ क्या है? सबसे पहले हम लोग रूपरेखा तैयार करते हैं। प्रस्तावना, समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, समावेशी शिक्षा में विभिन्न शिक्षण सीखने की रणनीति और लास्ट में निष्कर्ष। इसका प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना यह है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, जहाँ कुछ विशिष्ट तथा कुछ सामान्य तथा कुछ प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। वही सब लाइन है जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जहाँ समाज विशिष्ट बालकों को एक अभिशाप के रूप में देखता है, क्योंकि ऐसे बच्चे ईश्वर की नाराजगी के रूप में देखते हैं। गरीब परिवार ऐसे बच्चों को एक परिवार तथा समाज के लिए बोझ के रूप में देखते हैं। कई परिवार तो इनके जन्म लेते ही मरने की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। अतः ऐसे बच्चों के लिए सरकार समावेशी शिक्षा से जोड़ती है। इनको शिक्षा देने के लिए कई प्रकार की रणनीतियाँ तैयार करती है, जिसमें वो अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके और ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ सके। तो ये प्रस्तावना हो गया। समावेशी शिक्षा का अर्थ अब ये कितना बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यही जो है एक बार आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको देख लीजिएगा, वही चीज़ रिपीट है। मेन है यहाँ पे आपका। तो समावेशी शिक्षा की विभिन्न शिक्षण सीखने की रणनीतियाँ, ठीक है, यही टॉपिक था। डिफरेंट टीचिंग स्टेजेज इन इंक्लूसिव एजुकेशन।
समावेशी शिक्षा में विभिन्न शिक्षण सीखने की रणनीतियाँ बनाई जाती है, जहाँ विभिन्न प्रकार की क्षमताओं के बालकों को ध्यान में रखकर रणनीतियाँ बनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से एक डायग्राम बना है, डायग्राम आप लोग कॉपी में बनाइएगा। तो कौन कौन सी रणनीति बनाई गई है जहाँ समावेशी शिक्षा में सीखने में मदद मिल सके। पहला है समावेशी वातावरण, अनुकूल कक्षा व्यवस्था, सहायक शिक्षण सामग्री, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग, सतत व्यापक मूल्यांकन, कक्षा में आईसीटी का प्रयोग, विशिष्ट बालकों पर विशेष ध्यान और सहयोग की भावना। तो ये जो है लगभग 8 पॉइंट को बता है। 8 पॉइंट जो है आपका समावेशी शिक्षा में सीखने की रणनीतियाँ को रखते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। समावेशी वातावरण, समावेशी वातावरण क्या कहता है? समावेशी शिक्षा में कक्षा का वातावरण समावेशी वातावरण का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ विशिष्ट बालकों के साथ सामान्य बालकों को पढ़ाया जाता है। यानी समावेशी वातावरण होना चाहिए, मेल मिलाप करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ विशिष्ट बालकों के साथ सामान्य बालक पढ़ते हैं। विकलांगता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ बैठकर शिक्षा देनी चाहिए। यदि वैसे बच्चे जो धीमी गति से सीख रहे हैं उन्हें बार बार बताइए तथा कक्षा में प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों को ऐसे बालकों को समझाना चाहिए। यानी कक्षा में जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उन्हें जो है सामान्य बच्चों को ऐसे बालकों को समझाना चाहिए तथा ऐसे बच्चों को बार बार पढ़ाना चाहिए, तो ताकि समावेशी एक वातावरण बन सके। दूसरा नंबर रणनीति है अनुकूल कक्षा व्यवस्था। अनुकूल कक्षा व्यवस्था से मतलब है कि समावेशी शिक्षा में कक्षा व्यवस्था विशिष्ट बालकों को ध्यान में रखकर व्यवस्था करनी चाहिए। विकलांगता वाले बालकों को कक्षा में बैठने का उपयुक्त स्थान होना चाहिए। कमजोर देखने या सुनने वाले बालकों को कक्षा में सामने बैठे सीटों पर बैठना चाहिए। यदि इस तरह की रणनीतियाँ बनाई जाती है तो समावेशी शिक्षा प्रभावशाली बनता है। तीसरा नंबर में सहायक शिक्षण सामग्री। समावेशी शिक्षा में प्रत्येक छात्रों को सीखने के लिए आवश्यक अनुकूल शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ बच्चों को चार्ट, चित्र, ग्राफ, ऑडियो, वीडियो और पाठ्य सामग्री को ध्यान में रखकर शिक्षण सीखने की रणनीतियाँ बनाई जाती है। 4 नंबर में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना है। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग का मतलब है समावेशी शिक्षा में शिक्षक को विषय पाठ वस्तु को पूर्व से तैयारी कर लेनी चाहिए। अध्यापक को जब कक्षा में पढ़ाए तो लचीले तथा सरल शिक्षण विधियों का ध्यान में रखना चाहिए। तो शिक्षण सूत्रों का भी प्रयोग करना चाहिए, जहाँ पाठ्य सामग्री को पूर्व में तैयार कर लेना चाहिए और अध्यापक जब पढ़ाए तो लचीले तथा सरल भाषा में पढ़ाना चाहिए। 5 नंबर में सतत व्यापक मूल्यांकन। समावेशी शिक्षा में शिक्षण सीखने की रणनीतियों में CCE का प्रयोग करना चाहिए। CCE का मतलब कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, सतत व्यापक मूल्यांकन, जब बच्चों के शैक्षिक गतिविधि के साथ साथ सहशैक्षिक गतिविधि में भी भाग लेता है। शैक्षिक का मतलब जो कक्षा में पढ़ाया जाता है तो वो शैक्षिक गतिविधि हुआ, और जो कक्षा के बाहर में खेल हो गया, व्यायाम हो गया, भ्रमण हो गया, तो यह अशैक्षिक यानी कि सहशैक्षिक गतिविधि हो गया, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया। इस तरह के बच्चों में चौमुखी विकास होता है, जिससे बच्चों में क्या होता है? चौमुखी विकास होता है। कक्षा में ICT का प्रयोग करना है। समावेशी शिक्षा जहाँ शिक्षण अधिगम में ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए दिखाना है, जहाँ विशेष कंप्यूटर, बात करने वाले शब्दकोश, पाठ स्पीकर तथा हेडफोन, डिजिटल बोर्ड आदि का उपयोग करते हुए पढ़ाना है, ताकि समावेशी शिक्षा में ये सभी तकनीकें जुड़ सकें। अगला रणनीति है 7 नंबर में कि विशिष्ट बालकों पर विशेष ध्यान। जहाँ समावेशी शिक्षा में शिक्षण प्रक्रिया में विशिष्ट बालकों को विशेष ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। विशिष्ट बालकों को विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि उन बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर और लास्ट है ये इसकी सहयोग की भावना। समावेशी शिक्षा में शिक्षण सीखने की रणनीतियों के लिए शिक्षकों, अभिभावकों और अन्य व्यक्तियों को विशेष बच्चों के प्रति सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है समावेशी शिक्षा में कौन कौन सी रणनीतियाँ बन सकती है, तो ये 8 रणनीतियाँ बनी जहाँ समावेशी शिक्षा में रणनीतियाँ बन सकती है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष देख लीजिए। और ये लास्ट टॉपिक है IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, व्यक्तिगत शिक्षा योजना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो व्यक्तिगत शिक्षा योजना जिसको हम लोग IEP कहते हैं, व्यक्तिगत शिक्षा योजना क्या है इसको देख समझते हैं। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। व्यक्तिगत शिक्षा योजना एक समावेशी शिक्षा का भाग है जो उन बच्चों की ज़रूरतों के लिए होती है जिन्हें किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, मुख्य रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होती है। देखिए, व्यक्तिगत शिक्षा योजना एक योजना तैयार किया जाता है जो सरकार के द्वारा होता है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों का चयन करते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उन्हें वो सभी चीज़ें जो है आवश्यकताएं उपलब्ध कराती है व्यक्तिगत शिक्षा योजना के तहत। IEP के तहत इनके ज़्यादातर उद्देश्य सभी बच्चों को पढ़ाते हुए पूरा किया जाता है, जो कि उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को ध्यान में रखकर दिया जाता है। यह व्यक्तिगत शिक्षा योजना संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून के तहत कानूनी दस्तावेज है, जिसे अमेरिका के प्रत्येक पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए विकसित किया गया है। इन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है।
ये योजना जो है अमेरिका के कानून के तहत इसे दस्तावेज मिला है। ये अमेरिका के प्रत्येक पब्लिक स्कूल में इस तरह की IEP योजना जो है तैयार की गई है, जहाँ विशेष शिक्षा की आवश्यकता विशेष बालकों को ध्यान में रखकर दी जाती है। IEP विकलांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा के अनुभव की रूपरेखा तैयार करती है। वैसे बच्चे जो अधिगम असमर्थ, दृष्टिबाधित, बौद्धिक विकलांगता या स्वास्थ्य हानि, श्रवण बाधित, दृश्य बाधित, तो इस तरह के बच्चों का डाटा तैयार करके उन्हें विशेष सुविधाएं, आवास, संशोधन सेवाएं देती है। ये योजना छात्रों के अनुरूप ही बनाई जाती है, यानी कि जो विकलांगता वाले जो बच्चे होते हैं उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है और इस तरह के बच्चों को विशेष सुविधाएं दी जाती है, आवास दिए जाते हैं, संशोधन करके जाते हैं और उनके लिए योजना छात्रों के अनुरूप बनाई जाती है। आगे देखते हैं कि IEP ये सुनिश्चित करती है कि छात्रों को न केवल विशेष शिक्षा कक्षाओं में या विशेष विद्यालयों में उचित प्लेसमेंट प्राप्त हो। IEP विकलांग बच्चों के साथ सभी बच्चों के प्रभावी शिक्षण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों को शामिल करके सहकारी शिक्षा रणनीतियों का उपयोग करती है। IEP योजना विकलांग बच्चों को अलग नहीं करती, बल्कि उन्हें समूह में रहकर शिक्षा दी जाती है। जहाँ व्यक्तिगत शिक्षा योजना जो होती है विकलांग बच्चों को अलग नहीं करता है, वो सामान्य बच्चों के तरह की ही शिक्षा दी जाती है। केवल ये विशिष्ट बालकों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताएं जो होती है उनको उपलब्ध कराती है। ठीक है, अब है यूजेज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में आएगा। उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है आज के इस मैराथन क्लास में। यूजेज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि हम व्यक्तिगत शिक्षा योजना में किस तरह से बच्चों को उनकी टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, उनकी तकनीकें पहुंच सकते हैं। तो पहला नंबर है IEP छात्रों की क्षमताओं, कमजोरियों और सामाजिक संतुलन आदि की जरूरतों को पूरा करता है। पहला नंबर पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर है कि IEP व्यक्तिगत शिक्षा योजना मानसिक बाधित वाले छात्रों को उपयुक्त शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करती है, जैसे दृश्य सर्व सामग्री सरल विधि द्वारा सिखाने का प्रयास करता है। यानी कि जो बच्चे की मानसिक बंधिता कम होती है तो उन्हें हम लोग दृश्य सर्व सामग्री यानी दिखाकर या उसे सुनाकर जो है बच्चों को सिखाते हैं, सरल विधि का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे आसानी से सीख सके। व्यक्तिगत शिक्षा योजना मानसिक ग्रसित बालकों के लिए पाठ्य सामग्री की नियाय जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, खेल, नाटक एवं संगीत में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। व्यक्तिगत शिक्षा योजना के माध्यम से शिक्षक कई बच्चों के उद्देश्यों को जो एक साथ होते हैं एक साथ मिला सकती है और उनको समूह बनाकर पढ़ाया जाता है। अगला है 5 नंबर में देखा है कि यदि एक उद्देश्य के लिए एक बच्चे के लिए बिल्कुल विशेष होता है तो उसे अलग से पढ़ाया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षा योजना में श्रवण बाधित बच्चों के लिए सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में शिक्षित किया जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार के उपकरण, सामग्री और सुविधाएं उपलब्ध करानी होती है। व्यक्तिगत शिक्षा योजना में यदि कोई बालक दृष्टिबाधित हो तो उन्हें ब्रेल लिपि से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, यानी दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल लिपि से पढ़ाना चाहिए। इस योजना में बच्चों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार उन्हें आवश्यक वस्तु उपलब्ध करनी चाहिए, जहां AI आधारित टूल का उपयोग छात्रों को बेहतर समझने में मदद करती है। 9 नंबर में इस योजना में बच्चों को स्पेशल क्लास, डे क्लास, सेल्फ कंडक्ट क्लास, को टीचर और स्पेशलाइज्ड क्लास का स्पेशल टीचर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा योजना ये सुनिश्चित करती है कि छात्रों को न केवल विशेष कक्षा की कक्षाओं से उचित करती है बल्कि प्लेसमेंट भी उपलब्ध कराती है। ठीक है, इस तरह से जो है व्यक्तिगत शिक्षा योजना के टूल्स हैं जहां बच्चों को ध्यान में रखते हैं उन्हें दी जाती है। और लास्ट में निष्कर्ष अतः उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि विशेष व्यक्तिगत शिक्षा योजना के तहत बच्चों को विशेष जागरूकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि उसे शिक्षा संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस मैराथन क्लास में क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तमाम टॉपिक को कवर किया गया इसमें, और अगर इसको आप लोग एक बार देख लेते हैं तो आप लोग किसी भी प्रकार की एग्जाम में दिक्कत ना होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें, नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए